थोड़ा इंतजार करते हैं। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। हम आदरणीय नागराज जी द्वारा प्रबोधित शिविर की जो पुस्तक रूप है जीवन विद्या एक परिचय, उसका पठन कर रहे हैं और उसके साथ में जो उस पर कुछ हमारे विचार हैं उनको भी रख रहे हैं। आप सब बने हुए हैं तो साथ में ऐसी आशा है कि आप भी पुस्तक के साथ में हैं और साथ साथ में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे जो जीवन विद्या एक परिचय है, उसका पेज 23 से, पेज 23 से उसको शुरू करते हैं। आप में से किसी को भी अगर बीच में कहीं कुछ जैसे पढ़ते जाते हैं कुछ कोई जिज्ञासा आती है, पूछने की आवश्यकता होती है, तो हैंड रेज करके या माइक ऑन करके बोल सकते हैं। तो मेरा नाम सुरेंद्रपाल है, आज मैं आपके साथ में हूं। तो अभी पठन शुरू करते हैं। जीवन विद्या की बात कह रहे हैं और पेज 23 से शुरू करते हैं। जीवन को मैं समझा हूं, आपको समझाने का प्रयास यहां से शुरू होता है। इस प्रक्रिया का नाम जीवन विद्या है। पहले आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, जीवन में समानता नित्य विद्यमान है। जीवन क्या चीज है, इस बात को हर व्यक्ति जानना मानना चाहता है और उसके फल परिणामों को प्रमाणित करना चाहता है। यह इसका मूल उद्देश्य है। जीवन ना भौतिक है ना अभौतिक है। जीवन परमाणु है, गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई है। गठन पूर्णता क्या है? इस परमाणु में ना तो विस्थापन होता है और न ही प्रस्थापन होता है, जबकि भौतिक रासायनिक रूप में जो भी परमाणु हैं उनमें समाहित अंशों में प्रस्थापन विस्थापन होना पाया जाता है। इसे ही हम परिणाम कहते हैं। परमाणु में निहित अंशों की संख्या में परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन है और कोई परिवर्तन संसार में होता ही नहीं है। आदमी जब भी कोई परिवर्तन करा सकेगा तो परिणामशील परमाणुओं के अंशों में परिवर्तन ही करा पाएगा। इन परमाणुओं की दो प्रजातियां होती हैं, एक भूखा परमाणु, दूसरा अजीर्ण परमाणु। जिन परमाणु में तृप्त होने के लिए कुछ अंशों की भूख या आवश्यकता बनी रहती है, साथ में हर परिणाम अपने में यथास्थिति संपूर्णता स्पष्ट होता है, उन्हें भूखा परमाणु कहा गया। ऐसे परमाणु जिनमें कुछ अंश बहिर्गमित होना चाहते हैं उन्हें अजीर्ण परमाणु कहा है। इस तरह परमाणु दोनों तरह के तृप्त होने के अर्थ में ही क्रियाशील रहते हैं। तो पहले इस पैरा पर हम बात कर लेते हैं। सदियों से मानव ये खोजता रहा है कि मैं कौन हूं, है ना। ये प्रश्न हमेशा से मानव परंपरा में बना हुआ है कि आखिर मेरी वास्तविकता क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, है ना। कई महापुरुषों ने इस बात को ऐसे भी कहा है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा।
हम अक्सर अपने जब हम जीते हैं तो ये पाते हैं कि व्यक्ति है, किसी भी मानव का जन्म होता है ना, वो बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो ये साधारणतया एक जिज्ञासा, कौतूहल हर हर बच्चे के मन में, हर मानव के मन में होता है कि, है ना, ये मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, कौन है, पैदा हुआ तो कहाँ से आया, क्या केवल शरीर है या कुछ और है। इस तरह की हर संप्रदाय, हर परंपरा में ये जिज्ञासा बनी हुई होती है। तो यहाँ पर आदरणीय नागराज जी इस जो सवाल है उसका जवाब दे रहे हैं कि आखिर मैं, यानी कि जो बात कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो दिन भर कुछ योजना बनाता हूँ, कि आखिर मैं हूँ कौन। इस बात को वो समझे हैं। तो उन्होंने जब इस वास्तविकता को समझा है तो उसका, उस वास्तविकता का नाम दिया है जीवन। तो यहाँ पर थोड़ा हमको ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि हम, आप थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि हम जब जीवन कहते हैं तो साधारणतया जो हमारा जीने की प्रक्रिया है ना, मरने से और जीने या जन्म से और मृत्यु के बीच में जो घटनाक्रम है ना, उसको हम जीवन कह रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा है, मैं सुखी हूं या दुखी हूं, है ना। यहाँ पर जीवन जो शब्द का प्रयोग किया है, इसको अच्छे से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगा कि जीवन शब्द का प्रयोग मैं के लिए किया गया है। क्यों किया गया है, इसके जो आपने, मैं समझता हूं सभी ने परिचय शिविर कर लिया है। तो इस बात को बताने के लिए क्या है कि मैं मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का संयुक्त स्वरूप हूं और उसी का नाम जीवन है। अब ये जीवन क्या वास्तविकता है? तो जीवन एक परमाणु है। यह बात अभी, है ना, 100-150 साल से मानव परंपरा में स्थापित हो चुकी है कि जितनी भी हम प्रकृति को देख रहे हैं, है ना, वो परमाणुओं से ही बनी हुई है। परमाणुओं से अणु रचित होता है और अणुओं से ये अणुपिंड रचित हो जाते हैं, जैसे लोहा है, सोना है ना। ये सब अणुओं से बनी हुई रचनाएं हैं। और भी बहुत सारे अणु जब मिल जाते हैं अलग अलग तरह के, तो अणु मिलकर कोशिकाएं बना लेते हैं, तो हम पेड़ पौधे देखते हैं और इस तरह से हमारा भी शरीर बना हुआ है। तो या तो अणु है या अणु से बनी हुई रचनाओं को हम देख रहे हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि जितने भी तरह के परमाणु हैं, यहाँ पर आदरणीय नागराज जी बता रहे हैं कि अणुओं में और परमाणुओं से जो अणु बने होते हैं और जो परमाणु होते हैं वो अंशों से बने होते हैं। परमाणु अंश, अंश जो कहते हैं, जिसको आज भाषा में विज्ञान जिन्होंने भी पढ़ा है, 6, 7, 8 में भी अगर पढ़ा है, तो भी एक अवधारणा परमाणु की आ जाती है, जिसको हम अंशों को रूप में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के रूप में बोलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरह से उसको परमाणु कहते हैं। तो जीवन यानी कि मैं, जो आप, हम सभी जो हैं, वस्तुतः जीवन है, एक जीवन परमाणु है और जीवन परमाणु और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। ऐसा यहाँ पर इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो मैं जीवन परमाणु हूं। अब ये एक बात कह रहे हैं कि जीवन परमाणु एक ऐसा है कि इसमें अंशों का विस्थापन या प्रस्थापन नहीं होता है। प्रस्थापन किसको कह रहे हैं कि जैसे हम भौतिक रासायनिक परमाणुओं को देखते हैं, तो अंश अगर आ जाते हैं तो उसको प्रस्थापन कह रहे हैं और अंश निकल जाते हैं तो उसको विस्थापन कह रहे हैं। जबकि जीवन परमाणु में अंशों से वो तृप्त रहता है और उसमें से कोई अंश ना तो निकलता है और ना ही आता है। इस तरह से इसको हम देख पाते हैं और सारी क्रियाशीलता परमाणु में इसी अर्थ में है कि वो गठन पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। आगे पढ़ते हैं। वह
तृप्त परमाणु है गठन पूर्ण परमाणु। यह गठन पूर्ण परमाणु ही चैतन्य इकाई है। चैतन्य इकाई नाम इसलिए दिया कि संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता द्वारा मानव परंपरा में ही प्रमाणित करने की शक्ति जीवन में है। जीवन के अभाव में यदि शरीर रचित भी कर लें तो संवेदनशीलता को ही प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, संज्ञानशीलता तो दूर की बात है। इस ढंग से मानव संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता को प्रमाणित करने के क्रम में ही व्यवस्था में जी पाता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। बस यह छोटा सा काम है। संवेदनशीलता को जीव अवस्था के सभी जीव जानवर प्रमाणित करते हैं। मानव संज्ञानशीलता को प्रमाणित किए बिना तृप्त होता नहीं है, सुखी होता नहीं है, चाहे जितना भी सिर कूट ले। तो इस बात को और यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक और नाम दिया गठन पूर्ण परमाणु, है ना, और गठनशील परमाणु। तो दो तरह के परमाणु हैं पूरी प्रकृति में। एक तो गठनशील है जिनमें प्रस्थापन विस्थापन होता रहता है, जो कुछ क्षणिक समय के लिए बने रहते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव हैं, कुछ कम समय के लिए बने रहते हैं, कुछ दीर्घ काल के लिए बने रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। परंतु कभी ना कभी उनमें कुछ ना कुछ परिस्थितियों में प्रस्थापन विस्थापन हो जाता है, होता रहता है, और इस तरह से वो गठनशील परमाणु उनको कह रहे हैं। जो प्रकृति है उसको हम, जिसमें भी परिवर्तन होता रहता है, तो केवल गठनशील परमाणुओं में ही वैज्ञानिक भी जो कुछ भी परिवर्तन करा पाते हैं लैब में, तो वो गठनशील परमाणुओं में ही करा पाते हैं, है ना। गठन पूर्ण परमाणु जिसको कह रहे हैं, जिसका गठन पूर्ण हो गया है, अब इसमें ना तो कुछ अंशों की आने की आवश्यकता है और ना ही जाने की आवश्यकता है। ये अपने आप में अंशों के अर्थ में भी पूर्ण हो जाता है, उसी को गठन पूर्ण परमाणु कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर मानव है वो जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है, तो गठन पूर्ण परमाणु को ही चैतन्य इकाई कह रहे हैं। तो जो संवेदनाओं को देख पाता है शरीर के द्वारा, जैसे सुनना, है ना, रस को ग्रहण कर पाना दिव्या से, आंखों से रूप को देख पाना, तो ये देखने वाली इकाई, सुनने वाली इकाई और संवेदनाओं से जो सूचना मिलती है, ये वाली इकाई केवल गठनपूर्ण परमाणु है। और जैसे ही जीवन शरीर से अलग हो जाता है, तो शरीर के सभी अंग अगर ठीक भी हों तो भी संवेदनशीलता को प्रमाणित नहीं कर पाता है, ना सुन पाता है, ना देख पाता है, ना बोल पाता है, और ना ही कोई रस को ग्रहण कर पाता है, ना ही स्पर्श कर पाता है। तो इस तरह से जीवन के अभाव में शरीर संवेदनशीलता को भी प्रमाणित नहीं कर सकता है। संज्ञानशीलता यानी सुख को प्रमाणित करना, समझ को प्रमाणित करना तो दूर की बात है। तो यहाँ पे दो चीजों को बोल रहे हैं, संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ है संवेदनाओं से सूचना को ग्रहण करना और उनको प्रसारित करना, ये संवेदनशीलता है। और संज्ञानशीलता है जब हम अस्तित्व को पूरे को समझ जाते हैं, समझकर सुखी होकर समझ को प्रमाणित करना, उसको संज्ञानशीलता कह रहे हैं। तो शरीर के अभाव में, जीवन के अभाव में शरीर से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन ही ये सब संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता को प्रमाणित करने वाली इकाई है, और यह सुखी होना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। मानव सुखी होना ही चाहता है। सुखी होने के क्रम में हम सोचते हैं कि सुविधा संग्रह से सुखी हो जाएंगे, कभी जब तक भक्ति विरक्ति से सुखी हो जाएंगे। सभी आदमी सुखी होने के लिए कोई ना कोई प्रयास करते ही हैं, किंतु इन प्रयासों से किसी को तृप्ति हुआ और निरंतर सुख मिला, इसका प्रमाण मिला नहीं। अब सुखी होने के क्रम में जैसा मैं सुखी हुआ, समझदारी के आधार पर मैं सोचता हूं हर व्यक्ति समझदार होने पर सुखी हो सकता है। सही में हर मानव एक है, गलती में अनेक। इसके लिए हर मानव में समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी। ऐसी चीज जो सही का धारक वाहक बन सके, वह चीज
मुझे समझ में आया वह समाधान पूर्वक जीता हुआ जीवन है। तो कह रहे हैं कि हर मानव सुखी होना चाहता है, और सुखी होने के क्रम में सभी मानव आज भी और अभी तक जो भी मानव परंपरा में प्रयास हुए हैं, अगर उनको दो भागों में बांटें तो बड़े भाग दो ही बनेंगे, एक सुविधा संग्रह और दूसरा भक्ति विरक्ति, यानी जब तक, यानी कि या तो वस्तुओं से सुखी होना, भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, जिसको कहते हैं खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, और दूसरा भक्ति विरक्ति की भाई इसमें कुछ नहीं रखा है, ये तो मोह माया है, और कहीं जंगल में पहाड़ पर या ऐसे जाकर साधना करना, तपस्या करना, यही दो तरीके को आदमी ने मुख्य रूप से प्रयोग किए हैं। अगर जितना भी आदमी प्रयास करता है, हम अपने भी प्रयास को अगर देखेंगे, तो हम अपनी दिनचर्या को अगर देखते हैं तो पाएंगे कि हमारा प्रयास भी इन दो भागों में ही होता है। सुबह या शाम कुछ भाग हम, है ना, अगर अब तो हम अध्ययन कर रहे हैं, परंतु ज्यादातर लोग हम में से ऐसा ही करते हैं कि सुबह शाम मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे या जो भी कुछ काम ऐसा कर लिया जिसमें जिस भी इष्ट देवता या परमात्मा को हम मानते हैं उसका कोई पूजा पाठ मंत्र ध्यान ऐसा कर लिया, और बाकी सारा समय हम फिर कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे चीजों को व्यापार नौकरी में लगाते हैं। तो कुछ लोग ज्यादा समय भक्ति विरक्ति या ध्यान समाधि में लगाते हैं, कुछ लोग कम लगाते हैं, परंतु इन्हीं दो प्रयासों में आदमी झूलता रहता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये सब प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन कोई निरंतर सुखी हो गया हो, तृप्त हो गया हो, इसका प्रमाण मिलता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि देखो मैं सुखी हुआ हूं, मैं कैसे सुखी हो गया हूं? अब ये आदरणीय नागराज जी कह रहे हैं मैं समझदारी के आधार पर सुखी हो गया हूं। अब ये यहाँ पर अपना सत्यापन कर रहे हैं कि भाई मैं देखो सुखी हो गया हूं, और जैसा मैं समझदारी के आधार पर सुखी हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि हर व्यक्ति समझदार होने पर सुखी हो सकता है। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला उन्होंने दे दिया है कि ठीक है, जो सुविधा है उसकी भी आवश्यकता है, और भक्ति विरक्ति से भी कुछ ना कुछ यहाँ तक पहुंचे ही हैं, इसके बारे में भी आगे नागराज जी बताएंगे। लेकिन सभी मानव के सुखी होने का एक सुंदर फॉर्मूला, सूत्र निकल आया है ना। ये हम जानते हैं कि सभी समाधि कर पाएंगे, सभी जप तप कर पाएंगे, ऐसा तो सभी, अगर उससे होते भी हों तो भी सभी नहीं कर पाते हैं, परिवार में सुविधाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन समझदार सभी हो सकते हैं। ये एक नया आविष्कार हो गया, अनुसंधान हो गया कि भाई सभी समझदार हो सकते हैं। अभी शिक्षा की परंपरा बनी गई है तो सभी सुखी भी हो सकते हैं, जो मानव की चाहत है, भले ही भक्ति वृत्ति से सुखी ना हुए हों या कोई हो भी गए हों, पर उसकी परंपरा नहीं बन पाई, क्योंकि सभी भक्ति करें, घर बार छोड़ के जंगल में चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, है ना, या किसी एकांत में कुटिया में रहें, ऐसा कोई सभी के लिए ये संभव है ही नहीं मानव परंपरा में। तो लेकिन सभी के लिए क्या संभव है कि सभी समझदार हो सकते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं सही में हर मानव एक है, गलती में अनेक। तो ये बहुत बढ़िया सूत्र है कि जो सही चीज होती है वो सभी मानव एक हो जाते हैं, है ना, और जो गलत होता है तो गलत जवाब किसी भी चीज के असंख्य हो सकते हैं, जबकि किसी भी सवाल का सही जवाब एक ही होता है। इसलिए जो अब ये समझ में आ गया कि अब ये समझदारी को कौन धारक वाहक है, कौन कौन समझता है, तो जीवन ही समझता है ये, और समझकर समाधान पूर्वक वो जीता है। तो समझ से हम समाधानित हो जाते हैं, और ऐसे हम जीते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। इस बात को इस पैरा में कह रहे हैं। जीवन जब समझदारी के साथ जीता है तब हर जगह समाधान को प्रस्तुत करता है। समाधान के साथ हर व्यक्ति सुखी होता है, समस्या के साथ दुखी होता है। समझने वाली वस्तु जीवन है, मानव शरीर को चलाता हुआ। हम लोग बैल को, गाय को और जानवरों को जो कुछ भी सिखाया वह सब संवेदनशीलता के अर्थ में है। अब आदमी एक दूसरे को कैसे सिखाए? मारपीट करके तो कोई किसी को कुछ समझा नहीं पाया है। मारपीट करके तो कोई किसी को समझा नहीं पाया है। आजीविका
कि भय से आदमी जितनी देर नियंत्रित रहता है, हाँ, उसके बाद भय का कवच भी उतार कर रख देता है। इसका उदाहरण इतिहास में दास दासी प्रथा के अंत के रूप में मिलता है। संवेदनशीलता में भय और प्रलोभन होता ही है। भय और प्रलोभन के आधार पर सारे राष्ट्र, सारे धर्म, सारी प्रौद्योगिकी, व्यवस्था, व्यापार, संस्था व्यवस्था देने का दावा करते हैं, जबकि ना भय व्यवस्था है और ना प्रलोभन व्यवस्था है, क्योंकि मानव को ना भय स्वीकार होता है ना प्रलोभन। तो क्या होना चाहिए? मानव के पास मूल्य और मूल्यांकन, मूल्यों को पहचानने की विधि चाहिए, मूल्यांकन करने की तकनीकी होनी चाहिए। ये दोनों चीज हमारे पास रहने से निरंतर समाधान की परंपरा चलेगी। मूल्य और मूल्यांकन भी समझदारी की ही प्रक्रिया है। यह शरीर की शारीरिक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। अभी तो विज्ञान का कहना है सभी चीज यांत्रिक है, कुछ भावुक नहीं है। तो यांत्रिकता में भय और प्रलोभन से जूझते रहो। यांत्रिक विधि से सोचते सोचते मानव यहां तक पहुंच गया कि यह धरती रहेगी अथवा नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो अब बता रहे हैं कि भाई अब समझाया कैसे जाए। ये बात तो ठीक है कि मीनाक्षी दीदी हाथ खड़ा कर रही हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं दीदी? आपका म्यूट है। जी, अभी आवाज नहीं आ रही है, तो अगर कुछ कह पाते हैं तो बताइएगा। तो अभी कह रहे हैं कि मानव अगर समझदारी के साथ जीता है तो समाधान को प्रस्तुत करता है, नहीं तो समस्या के साथ दुखी होता है। और समझने वाली वस्तु जीवन है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। जानवरों में केवल संवेदनशीलता है, यानी कि वो केवल जिंदा रहना चाहते हैं, संवेदनाओं का प्रयोग है ना, इंद्रियों का प्रयोग शरीर को चलाने के लिए करते हैं, जबकि मानव सुखी होना चाहते हैं। अंशु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अंशु टिब्रवाल का हैंड रेज दिख रहा है मुझे। जी भाई साहब, जी भैया। समाधान का मतलब क्या होता है? समाधान का मतलब होता है कि हमारे पास जीने से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं सबका उत्तर आ जाना। सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है, उस स्थिति को समाधान कहते हैं। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब आदमी को कैसे समझा जाए? मारपीट करके समझाया जा सकता है क्या? अभी की जो मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, शासन है, वो सब भय या प्रलोभन से सोचते हैं कि आदमी व्यवस्था में आ जाएगा। भय बिन होए न प्रीति, ऐसा परंपरा में बोला भी गया है। पर हम अपने आप को जांच सकते हैं कि क्या हम जब भयभीत होते हैं तो कुछ समझ पाते हैं क्या, या जिससे डरते हैं उससे प्यार करते हैं क्या, या उससे डरे ही रहते हैं। तो भय और प्रलोभन से तो व्यवस्था नहीं आती है ना, उसकी परंपरा बन नहीं पाई है। भय और प्रलोभन से है ना व्यवस्थित होने का प्रयास किया है मानव ने, लेकिन इसका प्रमाण है कि नहीं हो पाया है। और विज्ञान सोचता है, तकनीकी लोग सोचते हैं कि भाई मानव केवल शरीर है, यांत्रिक है, भय और प्रलोभन से नियंत्रित किया जा सकता है। तो नहीं हुआ। यांत्रिक विधि से सोचते सोचते कहाँ पहुंच गए? अब सभी, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं चाहे वैज्ञानिक हैं, सब इस जगह पर पहुंच गए कि ये धरती बचेगी या नहीं बचेगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो अब यही बन गया है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, पॉल्यूशन के रूप में, कि इस धरती पर मानव भी रह सकता है नहीं रह सकता है, या फिर धरती ही बचेगी या नहीं बचेगी। इसी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये यांत्रिक विधि से सोचने का तरीका है ना। तो क्या सही की बात है? तो इसको आगे बताते हैं। समस्या का निराकरण समस्या से तो होगा नहीं, चाहे कितनी भी समस्याएं एकत्रित कर लो। समस्या का निराकरण समाधान से ही होगा। समाधान के बिना हमको राहत नहीं है। तो अभी हमने बात की कि समाधान का मतलब है कि हमको सभी प्रश्नों का उत्तर, कि क्यों जीना है, कैसे जीना है,
कैसे उगाना है, क्या उगाना है, कौन सी चीजें बनानी है, हमको परिवार में कैसे जीना है, समाज में कैसे जीना है, क्या राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये सभी सवालों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। इसको समाधान कह रहे हैं। कई बार ये सवाल आता है, हमारे भाई बहन पूछते हैं, तो क्या ऐसा संभव है, क्या सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है ना? ये थोड़ा असंभव सी बात लगती है, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जो भी आए हैं, तो अभी तो ऐसा माना जाता है कि प्रश्न पूछ लिया जाए वो बड़ी विद्वता है, और प्रश्नों का जवाब मिलने को असंभव मानते हैं। परंतु यहाँ पर आदरणीय नागराज जी का जो अनुसंधान है, उसका एक बड़ी खूबी ये है कि सभी प्रश्नों का, सभी सवालों का जवाब, उत्तर संभव है, और उनके साथ हम जी सकते हैं। तो इस वाली बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि समाधान पाने के लिए चेतना विकास, मानव चेतना पूर्वक मूल्य और मूल्यांकन विधि से व्यवस्था का समीकरण करने वाली पद्धति को हमें विकसित करना है। इस तरह जीवन संबंध, जीवन तृप्ति, जीवन लक्ष्य को केंद्र में रखकर व्यवस्था समीकरण करेंगे तो हम सफल हो पाएंगे, सफल हो जाएंगे। यदि जीवन को भुलावा देकर शरीर के अर्थ में हम जितने भी व्यवस्था देते हैं, उससे अव्यवस्था ही पैदा होगी। शरीर को अच्छा लगने से सदैव अच्छा होता नहीं है। कोई भी शरीर क्रिया सतत बनी नहीं रहेगी। शरीर क्रिया को बारंबार बदलना ही है। जीवन सतत बना ही रहता है। इसलिए जीवन के आधार पर निर्णय लेने की सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जीवन सब मानव में समान है। जीवन की ताकत समान है। जीवन में बल और शक्ति अक्षय है। ये ना कभी खत्म होता है ना घटता है। ये क्यों नहीं घटता? जीवन परमाणु में परिणाम में कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो उसका बल और शक्ति अक्षय है। स्थिति में बल प्रमाणित होता है और गति में शक्ति। इसकी गवाही क्या है? इसका प्रूफ क्या है? मानव अपने को सतत होना स्वीकारता है। होना ही वर्तमान है। वर्तमान में ही हर वस्तु का अध्ययन होता है। उसी क्रम में वर्तमान में सब में जीवन समान है। जीवन सहज बल और शक्तियां समान है। चौथी बात, जीवन का लक्ष्य, सभी आदमी सुखी होना चाहते हैं। सबका लक्ष्य सुखी होना ही है। इन चारों बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो कौन सी चार बातों को कह रहे हैं यहाँ पर? अब बता रहे हैं कि देखिए, समाधानित होना है और जीवन ही समाधानित होता है, जीवन ही समझता है। इस बात की ओर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। केवल शरीर के आधार पर कोई व्यवस्था की निरंतरता नहीं हो सकती है। व्यवस्था बनेगी ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। अभी हम परिवार में, व्यक्तिगत रूप में, समाज में, राजनीति में अधिकतर निर्णय शरीर के आधार पर लेने की परंपरा है। तो शरीर हमेशा बना नहीं रहता है। ये सब तो हम बहुत सामान्य रूप से जानते भी हैं कि हमारा शरीर एक दिन विरचित होता है, समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने का मतलब है विरचित होकर शरीर के रूप में नहीं बना रहता है। कुछ अणु, परमाणु, राख, मिट्टी, हवा, पानी में बदल जाता है। ये तो परंपरा में भी कहते आए हैं कि भाई शरीर नश्वर है, 5 तत्वों का पुतला है, और 5 तत्वों में मिल जाता है, जो धरती, आकाश, अग्नि, हवा, पानी के रूप में देखते हैं, है ना। अभी विज्ञान ने बता दिया है कि भाई 5 तत्व नहीं है, बहुत सारे तत्व हैं, लगभग 112 114 से मिलके हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, आयन, कॉपर, कैल्शियम, है ना, ये सब से मिलके शरीर बनता है। तो चलो कोई बात नहीं, 5 तत्व 122 है, 114 तत्वों से, एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एटम्स बोलते हैं, इनको मिलके बना है, तो भी इनमें ही बन जाता है। तो शरीर कुल मिला के, चाहे वो 5 तत्व कहें, चाहे 110 तत्व कहें, है ना, इनसे ही मिलके बना है, और इनमें के ही रूप में बन जाता है बाद में। बना कौन रहता है? निरंतरता किसकी है? वो जीवन नाम की इकाई है ना। क्यों? अब ये जीवन है क्योंकि ये बदलता नहीं है, तो ये अक्षय बल शक्ति संपन्न है, यानी कि इसकी क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। इसका मतलब अक्षय बल शक्ति कह रहे हैं। क्रिया के आधार पर ही किसी इकाई के बल या शक्ति की पहचान होती है। शरीर की क्रियाएं बदलती रहती हैं, है ना। तो हम देख ही रहे हैं, क्रियाएं बदलती रहती हैं, तो बुढ़ापा आता है और फिर नश्वरता की ओर चला जाता है। जीवन में सोचने की, समझने की शक्ति कभी कम नहीं होती है।
कभी भी कम नहीं होती है, शरीर की स्थिति बदलती रहे, तो इस अर्थ में यह अक्षय बल शक्ति संपन्न है। ये कभी नहीं घटता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसका बनावट है, वो कभी नहीं बदलता है, क्योंकि इसमें अंशों का आदान प्रदान नहीं होता है ना। इसकी दूसरी बात, तीसरी बात कह रहे हैं कि मानव अपने को सतत होना स्वीकारता है, होना ही वर्तमान है। हम अपने को कभी ऐसा नहीं सोचते शरीर भले ही खत्म हो जाए, पर मुझे लगता है मैं तो बना ही हुआ हूं, बना रहूंगा, ऐसा भास होता रहता है। एक ये बात कह रहे हैं। जीवन सब में समान है, इस बात को भी कह रहे हैं, और सभी का जीवन लक्ष्य सभी का समान है, सभी सुखी होना चाहते हैं। इस तरह से इन चारों बातों में ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये जीवन की बात कह रहे हैं। अंशु भैया फिर कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई साहब, तो इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर अलग है, जीवन अलग है। जी भैया, बिल्कुल। जीवन नाम की वास्तविकता बिल्कुल अलग है और शरीर अलग है, और ये दोनों साथ साथ हैं जब हम मानव के रूप में हैं। नहीं, आपने बिल्कुल हमने पहले कहा कि ये गठनपूर्ण इकाई है, सब संयुक्त है। मन, बुद्धि, हाँ, चेतना। तो जीवन जो है, जीवन की बात कह रहे हैं। तो जीवन अपने आप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा एक गठनपूर्ण परमाणु के रूप में है, एक इकाई है ना। और शरीर अपने आप में, है ना, लीवर, हार्ट यानी दिल, और फेफड़ा, है ना, इन सब से मिलकर बना हुआ है। तो दो अलग वास्तविकताएं हो गई। जब हम मानव के रूप में हैं तो ये साथ साथ अच्छा, है ना। एक प्रश्न और है भाई साहब कि आत्मा को तो यथार्थ रूप में हम देख नहीं सकते, ना पहचान सकते हैं, ना संवेदना से या संज्ञानशीलता से जान सकते हैं। तो आत्मा जी की एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव करते हैं आप? हाँ जी। तो भैया आपका एक परिचय शिविर हो गया है? नहीं, मैंने ऑनलाइन किया है, वैसा नहीं हुआ है भाई साहब। वैसा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जो चीजें हम, है ना, देखते नहीं है, इसको हम अनुभव में ही समझते हैं, आत्मा को, बुद्धि को, है ना। तो जी पढ़ते हैं, आप अगर समझते रहेंगे तो हमको इसका पता चलता है। जैसे अभी हम अपने विचारों को आप देख पाते हैं, जी जी। तो विचारों का पता चलता है ना। हम्म, तो जैसे विचार का पता चलता है, ऐसे ही मन का पता चलता है कि मेरा मन कुछ खाने को करता है ना। तो हम्म। विचार अलग चीज है, और भोजन अलग चीज है, रस अलग चीज है, स्वाद अलग चीज है ना। इस तरह से हम अपने को देख पाते हैं क्रियाओं के रूप में, अच्छा, अनुभव से जाना जा सकता है। अनुभव से जाना जाता है, बिल्कुल। थैंक यू। जी भैया। तो इस तरह से इस पैरा में कह रहे हैं कि ये चारों बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जीवन अक्षय बल शक्ति संपन्न है, शरीर की क्रियाएं बदलती हैं, जीवन बना ही रहता है, अमर है, शरीर नश्वर है और जीवन अमर है। और हमको अपने होने का एहसास सदा बना ही रहता है, शरीर बदलता रहे। और चौथी बात कह रहे हैं कि सभी सुखी होना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से अब हम पेज 26 पे इसको आगे पढ़ते हैं। जीवन गठन पूर्ण परमाणु है, चैतन्य इकाई है। अब इसको कौन बनाता है, ये भी बात आती है। अभी तक कोई बनाने वाला, बिगाड़ने वाला है, यह झंझट रहा ही है। इसी आधार पर मानव भी सोचता है हम भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। यही विज्ञान का मूल आधार है। तो बना सकने, बिगाड़ सकने के झंझट में पड़ने के कारण काफी कुंठाएं आ चुकी हैं। कुछ देश कहते हैं हम एटम बम बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। इसलिए ये समानता का कोई अर्थ ही नहीं हुआ, क्योंकि समानता अस्तित्व सहजता में है और बम बनाना सहअस्तित्व विरोधी है। अस्तित्व जो है, सह अस्तित्व सहज है। असहजता से हम कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं उसका विरोध होता ही है। इसी तरह व्यापार हो गया लाभोन्मादी, और इस कारण से ज्यादा कम वाला पिशाच पीछे पड़ गया। एक आदमी सोचता है कम है, एक आदमी सोचता है ज्यादा है, और झगड़ा बना ही रहता है। इस तरह मानव को स्वस्थ रूप में सुखी होकर कहीं जीना बना नहीं। इसलिए स्वस्थ रूप में जीने के लिए हर मानव को चेतना विकास, मूल्य और मूल्यांकन विधि से जीना होगा। उसका पहला चरण है समझदारी, दूसरा चरण है ईमानदारी, तीसरा चरण है जिम्मेदारी, और चौथा चरण है भागीदारी।
इन 4 चरण में मानव को अपनी समझदारी को प्रमाणित करना है। समझदारी के अर्थ में 3 चीजें हैं: जीवन ज्ञान, सहस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। जीवन के स्वरूप के बारे में आपको बताया। जीवन नित्य है, सुखाकांक्षी है और सुख को मानव परंपरा में ही प्रमाणित कर सकता है। इसके लिए प्रयत्न करने का पहला मुद्दा है जीवन को समझना, जिसका नाम है जीवन विद्या। विद्या का धारक वाहक जीवन है। विद्या के स्वरूप में 3 भाग होता है: विद्या, विद्वता और विद्वान। विद्या यानी कि संपूर्ण सहस्तित्व ही विद्या है। सहस्तित्व में ही विद्या है। सहस्तित्व में ही विद्या है। सहस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य है। विद्वता जो समझदारी होता है वह जीवन में स्वीकृत सहस्तित्व ही है। विद्वान मानव होता है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त स्वरूप में है। तो इसमें फिर एक बार बात बता रहे हैं कि हम सोचते हैं कोई ना कोई चीज बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला है। तो एक तो ऐसा कोई चीज नहीं है, और क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि कोई बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला है, तो मानव भी सोचता है कि हम भी कुछ बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो जैसे एक एटम बम का उदाहरण दे रहे हैं, तो बनने बिगाड़ने के आधार पे समानता नहीं है। कुछ देश एटम बम बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। दूसरा, जो कहीं ये अस्तित्व विरोधी बात है। दूसरी अस्तित्व विरोधी बात है कि लाभोन्माद है ना। और व्यापार में, व्यापार का स्वरूप तो यह है कि वस्तुओं का विनिमय हो पाए, लेकिन अभी लाभोन्माद जो व्यापार में आ गया है, तो उसका कारण से कम ज्यादा का पिशाच पीछे पड़ गया है। एक ये लगा ही रहता है कि देने वाला सोचता है कि भाई जब हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार बोलता है कि देखो कितनी सस्ती वस्तु है ना, ये देखो एक के साथ एक फ्री है, कितना कम दाम है। और लेने वाला सोचता है कितना महंगा है। तो देने वाला कितना भी कम करे, लेने वाले को महंगा ही लगेगा, और महंगे वाला देने वाले को सस्ता ही लगेगा। इसी तरह जब हम नौकरी, व्यापार करते हैं तो मालिक सोचता है कि उत्पादन करते समय कि भाई कम से कम पैसा देकर ज्यादा से ज्यादा काम करा लिया जाए लोगों से, ऐसा वो सोचता है। जबकि काम करने वाले सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे में कम से कम काम करना पड़े। तो इस तरह कम ज्यादा सोचते रहते हैं, वहां पे कहीं तृप्ति बन नहीं पाती है, सुखी हो नहीं पाते हैं। ज्यादा कम का झगड़ा, बनने बिगड़ने का झगड़ा, ये बना ही रहता है, इसलिए अतृप्ति बनी रहती है। तो किस तरह से फिर सोचा जाए? तो मन स्वस्थ जो करने का तरीका है, सुखी होकर जीने का जो तरीका है, वो चेतना विकास मूल्य से समझदारी होकर। तो जब हम समझदारी के साथ जीते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो हमें अपने आप से ईमानदारी आ जाती है। यानी कि हम जो भी जैसा सोचते हैं वैसा ही मानते भी हैं और वैसा ही करने का योजना भी बनाते हैं। इसको ईमानदारी कहते हैं। कि जो हम अभी तो हम अपने को जांच सकते हैं कि हम सही क्या है, इसको सोचते कुछ और हैं, लेकिन हम बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और उसका फल परिणाम दुख के रूप में ही निकलता है। हमको लगता है अभी तो मजबूरी है, अभी अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमें समझदारी की कमी है, समझदारी की पूर्णता होनी बाकी है। अगर हम समझदार हो जाते हैं तो ईमानदारी स्वयं आ जाती है, और फिर हम जिम्मेदार हो जाते हैं, और फिर हम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। इसी बात को कह रहे हैं कि और समझने की क्या चीज है? समझने के लिए समझने की वस्तु बहुत निश्चित है। इसको कह रहे हैं कि भाई सहस्तित्व दर्शन ज्ञान है, यानी सहस्तित्व को समझना है। सहस्तित्व का मतलब है कि व्यापक है और प्रकृति है, जो पहले भी बात हो चुकी है। अस्तित्व में केवल इतनी ही वास्तविकता है कि व्यापक नाम की एक वास्तविकता है ना। दूसरा प्रकृति नाम की वास्तविकता है। ये दो को समझना है, इसको सहस्तित्व कह रहे हैं। इसी में इस वास्तविकता का एक भाग जीवन है, जो मैं आप सब गठनपूर्ण इकाई, चैतन्य इकाई के रूप में बता रहे हैं कि जो निरंतर है, अक्षय बल शक्ति संपन्न है, हमेशा हमेशा बने रहने वाली चीज है, होने वाली चीज है, इकाई है। इसको समझना है कि ये क्या चाहता है ना, कैसे समझता है,
कैसे शरीर को चलाता है, ये सब चीजों को, शरीर को चलाकर क्या क्या कैसे समझ को प्रमाणित करता है, परिवार में भी और पूरे व्यवस्था में भी, इस बात को कह रहे हैं, ये समझ में आ जाता है। तीसरी बात कह रहे हैं कि भाई मानवतापूर्ण आचरण की, मानव का आचरण क्या है। फिर अभी ये बड़ा दबाव रहता है कि सही क्या है, क्या करें, है ना, क्या व्यवहार करें। तो मानवीयतापूर्ण आचरण निश्चित हो जाने से भी आराम में आ जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, इसी को कह रहे हैं। तो इसी को विद्या कह रहे हैं कि तीनों चीजों को अगर हम समझ लेते हैं, सहअस्तित्व को, और समझने वाला जीवन है, और मानव ही विद्वान होता है, और समझदारी ही विद्वता है। तो हम में ये शब्द मानव परंपरा में बने रहे हैं, विद्या, विद्वता, विद्वान। तो इन तीनों को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हम सहअस्तित्व को समझ लेते हैं पूरी तरह से, ये जो समझ है सहअस्तित्व की, यही विद्या है। और जो जीवन यानी कि मानव और शरीर के रूप में, जब हम शरीर और जीवन के रूप में जब हम समझते हैं, तो समझने वाला मानव है, यही विद्वान है, मानव ही विद्वान है, और ये समझदारी ही विद्वता है। तो इस बात को भी स्पष्ट किया। आगे बढ़ते हैं। तो समझने वाला वस्तु क्या है? संपूर्ण सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व। ये मुद्दा बना रहता है कि भाई क्या चीज है, कौन समझता है ना, और समझने की चीज क्या है? तो सहअस्तित्व ही समझना है। यही विद्या जानने, मानने व जीने की वस्तु है। विद्वता का धारक वाहक वस्तु जीवन है, और उसे प्रमाणित करने वाला मानव है। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है। इस विधि से मानव की महिमा और जीवन की महिमा, सहअस्तित्व की महिमा अपने आप में स्पष्ट होता है। सहज रूप में है सहअस्तित्व, सहअस्तित्व सहज है विकास, विकास सहज है जीवन, जीवन सहज है जागृति। इसके लिए सहअस्तित्व ही दृश्य एवं जीवन ही दृष्टा है। रासायनिक, भौतिक रचना विरचनाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित क्रम है। यह सारी घटनाएं नित्य वर्तमान है। रासायनिक भौतिक रचनाएं ना हो, ऐसा कोई क्षण आप नहीं पाएंगे, कोई दिन नहीं पाएंगे, कोई शताब्दी नहीं पाएंगे। इन सारी रचना विरचनाओं का दृष्टा होता है जीवन। देखने समझने वाला जीवन ही होता है। शरीर कुछ भी नहीं समझता है। शरीर के जिस भाग में जीवन की जीवंतता नहीं रहती है, उसे शून्य कहते हैं। उस जगह में ठंडा गर्म कुछ भी लगाओ, समझ नहीं आता है। अब इस पैरा में जो कह रहे हैं, इसको भी आगे पढ़ लेते हैं। दूसरा, अस्पतालों में ऑपरेशन करते समय बेहोश करने के बाद कुछ भी काट पीट की जाती है, कोई पता नहीं रखता है। इस आधार पर समझ में आता है, जहां पर जीवन जीवंतता बनाए रखता है, वहां संवेदनाएं समझ में आती हैं। जीवन अपनी तृप्ति के लिए जहां जिज्ञासु होता है, उसके लिए ही वह सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता समझता है। फलस्वरूप जीवन सुखी होने के आधार। इस कारण से हमको जीवन को समझने की आवश्यकता हुई। ये आवश्यकता अमीर गरीब, बली निर्बली, बड़े छोटे सबको ही है। तो ये दो पैराओं में एक बात फिर से कह रहे हैं कि जीवन के बिना शरीर में कुछ नहीं होता है, शरीर कुछ भी नहीं समझता है। बल्कि जब ऑपरेशन करते हैं तो जिसको कहते हैं बेहोश कर देते हैं, है ना। आजकल अगर आप अस्पतालों में जाते हैं, किसी भाग को काटना होता है तो एक भाग को शून्य कर देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा, है ना, मेडिकल साइंस है कि किस तरह से तो जीवन वहां पर संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, तो वहां कुछ भी नहीं हो पाता है, उसको कितना ही काट पीट लो, है ना, पूरे तरह से बेहोश कर देते हैं तो जीवन का शरीर का संबंध विच्छेद हो जाता है ना। मस्तिष्क जीवन के संकेतों को नहीं ले पाता है तो पूरी बेहोशी हो जाती है, फिर शरीर के साथ कुछ भी कर देते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए जीवन ही समझने वाला है, और जीवन और ये अस्तित्व सहज सब चीज बनी हुई है, निरंतर है। तो एक शब्द आए है नित्य वर्तमान है, कि जीवन सहज है, जागृति है, तो जीवन विकास है। विकास का मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्तित्व में जो सहअस्तित्व है व्यापक और प्रकृति साथ साथ है। इसमें जो भी भौतिक रासायनिक रचनाएं विरचनाएं हो रही हैं, ऐसा कोई क्षण आप नहीं पाएंगे, कोई दिन नहीं पाएंगे कि ये ना हो। ये हमेशा हमेशा है,
इसी को नित्य वर्तमान कह रहे हैं कि ना तो इसका कोई प्रारंभ है प्रकृति का और यानी सहअस्तित्व का, और ना कभी अंत होगा। फिर से हम इस बात को ध्यान देते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं ये नित्य वर्तमान है। अभी तक हमारी मान्यता कहीं ना कहीं हर धर्म संप्रदाय में रही है ना, जैसे क्रिश्चियनिटी में रही है कि धरती को, ये पूरी सृष्टि को 7 दिन में ईश्वर ने बना दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं या कोई अल्लाह बनाने वाला है या कोई ब्रह्मा बनाने वाला है, इस तरह का कोई ना कोई मान्यता परंपरा में बनी रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ना तो कोई बनाने वाला है ना बिगाड़ने वाला है, सहअस्तित्व है, नित्य वर्तमान है। ये सारी घटनाएं नित्य वर्तमान है, सहअस्तित्व का होना भी नित्य वर्तमान है ना। ये हमेशा हमेशा से था, है और रहेगा भी। तो इसमें केवल जो क्रियाएं घट रही हैं कि विकास बंद हो रहा है, यानी कि विकास क्रम है, अणुओं से परमाणु बन रहे हैं, परमाणु से परमाणु रचित पिंड बन रहे हैं, और कोशिकाएं बन रही हैं, कोशिकाओं से विभिन्न रचनाएं बन रही हैं, तो पेड़ पौधे बन रहे हैं, मानव का शरीर बन रहा है। इस तरह से ये सब ये भौतिक रासायनिक रचना विरचनाएं होती रहती हैं। परंतु जीवन गठनपूर्ण परमाणु है, चैतन्य इकाई है, वो बना ही रहता है, उसमें बनना बिगड़ना होता नहीं है। वो केवल सुखी होना चाहता है, वो सुखी होने के लिए सारा प्रयास करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई बलशाली हो, निर्बल हो, छोटा हो, बड़ा हो। जो आज के आधार पे, शरीर के आधार पे, मानव के आधार पे हमने रूप, धन, बल, पद के आधार पे जो विभाजित किया हुआ है, चाहे क्लास के आधार पे, है ना, कि मिडिल इनकम वाला हो, हाई इनकम वाला हो, रिच हो, सुपर रिच हो, है ना, ये केवल शारीरिक स्थितियां हैं। जीवन अपने आप में सुखी होना चाहता है ना, मानव किसी भी रूप में हो। इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। इसमें दूसरा सूत्र मिलता है, जीवन विद्या से कोई वर्ग संघर्ष का आधार नहीं है। बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं यहाँ पर। अभी तक, जैसे पिछली बार भी हमने बात की थी, अभी तक विज्ञान और समाजशास्त्र या जितने भी राजनीति शास्त्र हैं, सब ये मानते हैं कि भाई मानव में संघर्ष है, अस्तित्व में संघर्ष है। यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा कोई संघर्ष अस्तित्व में नहीं है। पहले भी कहा है, फिर से कह रहे हैं कि हमारे पास ये सूत्र है कि जीवन विद्या से, यानी कि जब सहअस्तित्व को समझते हैं, सहअस्तित्व का मतलब ही है नित्य उत्सव, है ना, नित्य वर्तमान, उसमें कोई संघर्ष है नहीं। इसमें सर्वस्वरूप का आधार सहअस्तित्व ही है, सबके निरंतर सुखी होने का स्रोत है ना, समाधानित रहने का प्रमाण है। ये सब चीजें अपने आप से उद्गमित होते हैं। मैं समझता हूं मानव इसी को चाहता है, ऐसे ही जीना चाहता है। हम सबके साथ ही सुखपूर्वक जी सकते हैं, अकेले कोई होता नहीं है, ये सिद्धांत निकलता है। इस धरती के संबंध को छोड़कर कोई मानव सुखी होने का प्रयत्न करें तो हो नहीं सकता। पानी से संबंध छोड़कर सुखी कोई हो नहीं सकता। किन्हीं भी चीजों के संबंध को छोड़कर हम सुखी नहीं हो सकते, तो जीवन संबंध को छोड़कर कैसे जिएंगे, कैसे यांत्रिक हो जाएगा, और भावनात्मक संसार से कैसे मुक्ति पाएगा। आप ही सोचो, ये कैसे हो सकता है। हम बाजार में जाते हैं, सब्जी, अनाज, सोना, लोहा, सबका भाव पूछते हैं। उस भाव का दृष्टा कौन है? उस भाव का दृष्टा कौन है? मानव ही होता है। जब सबका भाव है तो मानव का भी भाव होगा। मानव का भाव पता लगाना ही आवश्यकता रही है। उसको छोड़कर सबका भाव पकड़ लिया, जिनसे लाभ अवसर बना उन सभी भावों को पकड़ लिया। जबकि मानव का भाव, भैया आप अपना, है ना, आपको थोड़ा सर्दी लगी हुई है, सुरेश भाई हैं कि? हाँ जी, हाँ जी, सुरेश भाई, सर्दी है आपको तो अपना म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी जी, बाकी सब भाई बहनों को सुनने में, है ना। जी जी भैया, हाँ जी, अपना माइक्रोफोन को म्यूट कर लें, अभी हुआ नहीं है ना। हाँ जी, बढ़िया जी। तो हम कह रहे हैं कि हमने उन चीजों को पकड़ लिया जिनसे हमको लाभ का अवसर बना। जबकि मानव का भाव क्या है, मानव का मूल्य क्या है,
अगर इसको समझ लेते हैं, जबकि मानव का भाव मूल्य समझ लें, तो लाभ हानि से मुक्त हो जाएंगे। मानव मूल्य समझने से, जीवन मूल्य समझने से, स्थापित मूल्य समझने से, शिष्ट मूल्य समझने से हमको लाभ हानि की आवश्यकता शून्य हो जाती है। तब उपयोगिता मूल्य पर जीना होता ही है, जिससे धरती की छाती का कितना बड़ा बोझ हल्का हो सकता है। लाभ हानि के चक्कर में आदमी न तो अपने को बचाता है, पराया तो बचाना ही नहीं। लाभ हानि के चक्कर में सबका कत्ल, चकनाचूर। इस झंझट से मुक्ति तो इसी विधि से आता है कि मानव मूल्यों को समझने में सहज होता है। उसके पहले ये होने वाला नहीं है। हम बहुत बहुत सिर कूटे हैं, किंतु कुछ सुधार हुआ नहीं। इसकी गवाही है साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद भी अंततोगत्वा राष्ट्रीय लाभ के लिए जूझा और लाभ से मुक्त नहीं हुआ, और पूंजीवाद सदा सदा घोषित लाभवादी है। इसलिए तो लाभ हानि से मुक्त होने के लिए मानव को अपने मूल्यों को समझने की आवश्यकता है, मानव मूल्यों का निर्वाह करने की आवश्यकता है। ये कैसे आएगी? जीवन विद्या समझ में आने से, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आने से, और मानवीयतापूर्ण आचरण में विश्वास होने से मानव मूल्य चरितार्थ होता है। इसी का नाम है समझदारी। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, जैसे यहाँ पे इस पैरा में कह रहे हैं कि सर्वशुभ हो सकता है क्या, सबका भला हो सकता है ना? तो सहअस्तित्व है, यहाँ पे तो कह रहे हैं देखिए सबका भला हो सकता है ना, सबके लिए निरंतर सुखी। तो अभी हम मानते हैं कि भाई किसी का लाभ होगा तो किसी की हानि होगी, कोई दुखी होगा तो कोई सुखी होगा, किसी का शोषण होगा तो ही कोई अमीर बन पाएगा। अभी मानव परंपरा इसमें भटकी हुई है कि सबका भला हो ही नहीं सकता, ऐसा भी विचार ही नहीं आया है। कुछ लोग दुखी रहेंगे, कुछ गरीब रहेंगे तो ही अमीर बन पाएंगे, क्योंकि अभी अमीर बनना है ना। ऐसे बहुत सारे राज्यों ने, राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर गुलामी की, है ना, उनका शोषण किया। ये हम जानते ही हैं कि कैसे भारत में भी विदेशी आए, है ना, उस समय लूटपाट ही उनका मकसद था। तो ये मानव संघर्ष करता ही रहा है अमीरी गरीबी के चक्कर में, क्योंकि अभी सुविधाओं को ही सुख माना हुआ है। तो सुविधा संग्रह के अर्थ में ही झगड़ा किया है, अपने विचार को अच्छा बनाने के लिए झगड़ा किया है। लेकिन ऐसा करने से सभी सुखी हो पाए, सभी व्यवस्थित हो पाए, ऐसा नहीं है। जबकि कह रहे हैं व्यवस्था अस्तित्व में है, सभी सुखी हो सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि हमको केवल व्यवस्था को समझना है। अगर हम व्यवस्था को समझ लेते हैं तो अपने आप ही व्यवस्था में भागीदारी करेंगे। समझदारी होते ही हमें ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी आ ही जाएगी। अभी समझदारी नहीं है, इसीलिए संघर्ष है, इसीलिए युद्ध है, इसीलिए एक दूसरे का शोषण है। केवल हमारा सारा प्रयास ये है अभी कि हमारा शोषण ना हो, बल्कि हम दूसरों का शोषण कर पाए। हम किस तरह से बेवकूफ बनाकर दूसरों को सस्ती चीज को ज्यादा दामों में बेच दें, ये सारा व्यापार का मुद्दा है। इसी के लिए सारा पूंजीवाद, साम्यवाद है। तो राष्ट्र के स्तर पर लाभ हानि मुक्त होना चाहते हैं, तो लेकिन राष्ट्र के, अगर हम साम्यवाद की इन्होंने बात की कि साम्यवाद में क्या होता है कि हम सभी मानव को समान सुविधाएं देंगे, लेकिन राष्ट्र के लेवल पे हम लाभ कमाना चाहते हैं। और पूंजीवाद में तो हर व्यक्ति लाभ कमा सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा ताकतवर हो जाए वो दूसरे का शोषण कर ले। पूंजीवाद तो कानून के द्वारा इसकी सहमति दे देता है। तो इसके बीच में सोशलिज्म है, समाजवाद है कि भाई किस तरह से लोग, कुछ कैपिटलिज्म भी रहे, पूंजीवाद भी रहे, कुछ साम्यवाद भी रहे, उसकी मिक्स जो तरीके हैं। तो लेकिन यहाँ पर नागराज जी कह रहे हैं ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने सब चीजों का भाव यानी कि मूल्य को पहचाना, और अच्छे से पहचाना हो ये भी पूरा नहीं हुआ है, परंतु मानव का भाव क्या है, मानव का क्या मूल्य है, इसको अभी नहीं समझे हैं। तो दो तीन बातों की तरफ इस पूरे पैरा में ध्यान दे रहे हैं। एक तो मानव लाभ हानि के चक्कर में पड़ा रहा है, क्यों पड़ा रहा है? क्योंकि मानव के मूल्य को नहीं समझा है। जिस समय मानव के मूल्य को समझ जाता है, लाभ हानि से मुक्त हो जाता है। इस बात को हम अभी भी थोड़ा पहचानते ही हैं कि जहां पे भी हम संबंध को पहचान लेते हैं, है ना, जिसको हम अपना मान लेते हैं, तो उसका शोषण नहीं करते हैं। जैसे कोई फल वाला है, अगर वो, या सब्जी वाला है, या दुकानदार है, आप जाते हैं, अगर हमारा वो जान पहचान वाला होता है तो
ज्यादा डिस्काउंट दे देता है, इसलिए हम सोचते भी हैं कि भाई कोई चीज खरीदनी है तो कोई जान पहचान निकल आए। यानी कि जहां मानव मानव संबंध को पहचान लेते हैं तो वहां शोषण नहीं कर पाते हैं, वहां शोषण नहीं होता है। इसी से एक सूत्र निकला भी है कि संबंध है तो शोषण नहीं, और शोषण हो रहा है तो हम संबंध को नहीं पहचान रहे हैं। तो मानव का जो भाव है, मानव का जो मूल्य है, अगर हम उसको पहचान जाएंगे, मानव मानव के संबंध को पहचान जाएंगे, तो शोषण से मुक्त हो जाएंगे, अमीरी गरीबी के झंझट से ही मुक्त हो जाएंगे, लाभ हानि के चक्कर से ही मुक्त हो जाएंगे। इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। एक और मुद्दा आता है कि क्या हम अकेले सुखपूर्वक जी सकते हैं, है ना। एक ये रहता है, कई बार हम कहते हैं कि हम तो सेल्फ मेड हैं, है ना, कि हम अकेले ही बने हैं, हमने अकेले ही व्यापार खड़ा कर दिया है। तो ऐसा होता नहीं, ना तो हम अकेले जी पाएंगे। यहाँ पर बहुत खूबसूरती से कह रहे हैं कि क्या हम प्रकृति, अभी मानव ने वनों को काटा, जंगली जानवरों को मारा, पानी को बर्बाद किया, अब समझ में आ रहा है कि पानी के बिना क्या हम जी पाएंगे धरती पर? संभव नहीं है। हवा को बर्बाद करके हम जी पाएंगे? बिल्कुल संभव नहीं है ना। अकेले तो जी नहीं पाएंगे। हम संबंध नहीं पहचाने, ये हमारे लिए ऑप्शन है नहीं। हमारे लिए ये अब ये हमने करके देख लिया, विज्ञान के आधार पर, तकनीक के आधार पर हमने सोचा हम प्रकृति पर काबू पा लेंगे, प्रकृति पर विजय पा लेंगे। ऐसा बहुत प्रयास मानव ने किया है, परंतु पता चला कि प्रकृति पर विजय पाने के चक्कर में खुद ही बर्बाद हो गए, है ना। अब हम इतने बीमार होने लग गए हैं, और हवा पानी बर्बाद हो गया है, तो सांस लेना भी दूभर हो जाता है। तो धरती बचेगी या नहीं बचेगी, इस पर पहुंच गए हैं। तो अकेले तो कोई जीने का कार्यक्रम है नहीं, है ना। हमको संबंध पहचानना ही है, हमें प्रकृति के साथ भी संबंध को पहचानना है और मानव मानव के साथ भी संबंध को पहचानना है, तो ही हम सुखपूर्वक जी पाएंगे। तो मानव का मूल्य क्या है, ये बात यहाँ पर आई। तभी हम सुखपूर्वक जी पाएंगे कि अगर हम मानव मूल्यों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, थोड़ा थोड़ा ये हम परिचय शिविर में भी बताते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई मूल्य क्या है। तो एक तो मूल्य और कीमत में हम फर्क समझ लेते हैं। कीमत तो मानव तय करता है ना। ये बात मुझे लगता है कि परिचय शिविर में हो गई है। फिर से एक बार यहाँ पे ध्यान आकर्षण कर लिया जाए कि हम जैसे कहते हैं कि भाई गेहूं का कीमत क्या है और गेहूं का मूल्य क्या है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम देखते हैं कि गेहूं की कीमत क्या है, तो हमको आज समझ में आएगा कि गेहूं की कीमत लगभग 25-30 रुपए किलो है ना। जबकि उसका मूल्य है कि अगर 1 किलो है, कि 1 किलो 25-30 रुपए का है, लेकिन उसका उपयोगिता क्या है कि उसमें 4 मानव एक दिन में बहुत बढ़िया से भोजन कर सकते हैं, है ना। लगभग मोटा मोटा इस तरह उसकी उपयोगिता है। या कम से कम एक समय में तो कर सकते हैं, एक दिन में कर सकते हैं। अगर एक दिन में कोई एक आदमी 250 ग्राम अनाज का प्रयोग करता है, तो 4 मानव के एक दिन का पोषण, ये उसकी उपयोगिता है, ये गेहूं का मूल्य है। अब हम कीमत देखते हैं तो कीमत बदलती रहती है ना। हमने ये देखा, हम में से बहुत सारे होंगे जिनकी आयु आज 50-60 साल के आसपास होगी, तो अगर वो अपने बचपन को ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि वो मुश्किल से 2 रुपए किलो होता होगा, है ना। और आज से 100 साल पहले चले जाएंगे तो पैसे में होता होगा। तो आज 25-30 रुपए है, 20 साल पहले 5 रुपए था, 2 रुपए था। और 20 साल बाद की अगर हम अनुमान लगाएं तो हो सकता है वो 100-200 रुपए किलो हो जाए, 250 रुपए किलो हो जाए। तो कीमत तो बदलती रहती है, पर क्या मूल्य बदलेगा? जो उसकी उपयोगिता 100 साल पहले थी, 1000 साल पहले थी, वही उपयोगिता आज भी है, आगे भी रहेगी। तो मूल्य ऐसी वास्तविकता है जो शाश्वत है। मूल्य कभी नहीं बदलते हैं। केवल जितनी भी इकाइयां हैं, मानव उनकी कीमत तय करता है और कीमत बदलती रहती है। अस्तित्व में मूल्य कौन तय करता है? तो हम समझ पाते हैं, पता लगाते हैं कि अस्तित्व सहज ही मूल्य है। मूल्यों को मानव तय नहीं करता है, केवल पहचानता है। हर इकाई का मूल्य अस्तित्व सहज विधि से निश्चित है, मानव उसको समझता है। तो लोहे का मूल्य समझता है, पानी का मूल्य समझता है, सब्जी का मूल्य समझता है कि इन सब की क्या उपयोगिता है ना। उनको पहचान पाता है और उसका प्रयोग कर पाता है। इसी तरह हम मानव मूल्य भी समझ सकते हैं। अभी हमको मानव का मूल्य समझना शेष है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू उसको बोलते हैं, सार्वभौमिक मानव मूल्य क्या क्या है? तो जीवन मूल्य है सुख शांति संतोष आनंद।
तो जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की जो परस्परता में अध्ययन करते हैं, जो परस्परता में भाव बनता है, समझने के उपरांत वो सुख, शांति, संतोष, आनंद का बनता है, उसी को हम जीवन मूल्य कह रहे हैं। मानव मूल्य क्या है? तो मानव मूल्य में स्थापित मूल्य है और शिष्ट मूल्य है। इसको हम जैसे जैसे आगे किताबों को पढ़ेंगे तो हम इनको समझेंगे। जैसे स्थापित मूल्य में कहें तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरवता, प्रेम, कृतज्ञता, ये सारे मानव मूल्य हैं। क्योंकि इन मूल्यों का मतलब ये कि ये हमारी उपयोगिता है, इनके साथ हम जीते हैं, इन भावों के साथ हम जीते हैं, तो हम स्वयं सुखी होते हैं और दूसरों को सुखी कर पाते हैं। इससे सूत्र निकल के आता है कि मानव का मूल्य स्वयं सुखी होना और दूसरों को सुखी होने में सहयोगी होना ही मानव का मूल्य है। इस मूल्य के साथ हम जीते हैं तो लाभ हानि से मुक्त हो जाते हैं। हम केवल सुखी होते हैं, सुखी पूर्वक जीते हैं और सुखी कर पाते हैं। इतना ही मानव का मूल्य है। तो ये बात समझ में आती है। जब हम मानव मूल्य और जीवन मूल्य को समझते हैं तो लाभ हानि से तभी मुक्त हो पाते हैं। पूंजीवाद, साम्यवाद से मुक्त हो पाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो मूल्य मूल्यांकन विधि वाली व्यवस्था मानव में रहेगी, है ना। सार्वभौम व्यवस्था की हम कामना करते हैं, वो समझदारी के साथ ही घटित होने वाली वास्तविकता है। तो पहला हमारा काम तो यही है कि हम अस्तित्व को पूरे को समझ लें और पहले समझकर खुद सुखी हो पाएं, खुद परिवार में सुखी हो पाएं, उसके बाद में हम दूसरे के सुखी होने में सहयोगी हो पाएं, तो ही हम अपने मूल्यों के साथ जी पाते हैं, मूल्यों को प्रमाणित कर पाते हैं। ये बात इस पैरा में कही है। इसी बात को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। पेज 29 के शुरू से पढ़ते हैं फिर से। मानव मूल्य जब हम चरितार्थ करना शुरू करते हैं तभी हम सही करने में निष्णात होते हैं, यानी कि पारंगत होते हैं। जब तक किसी ना किसी उन्माद से जकड़े रहते हैं और हमको सही करने का कोई रास्ता मिलता नहीं। समझदार होने के लिए जीवन को समझना तथा सहस्तित्व में मानव अपने आचरण को समझना है, यही जीवन विद्या है। विद्या का दो भाग है, जीवन ज्ञान और सहस्तित्व दर्शन ज्ञान। इन दोनों का धारक वाहक जीवन ही है। जीवन ज्ञान का मतलब जीवन को समझने की प्रक्रिया है। जीवन ही जब अस्तित्व को समझता है, इस प्रक्रिया को अस्तित्व दर्शन कहा। सभी जीवन समान है, सारे मानवों में जीवन एक समान है। समानता की बात कैसे आ गई? जीवन को समझने की विधि में, प्रमाणित करने की विधि में, अस्तित्व को समझने की विधि में, सहस्तित्व को प्रमाणित करने की विधि में यह आया कि सभी जीवन समान हैं। अपनी बात बता रहे हैं क्योंकि जीवन विद्या एक परिचय है, तो आदरणीय नागराज जी अनुभव संपन्न व्यक्ति के रूप में हम पहचानते हैं। तभी उन्होंने पूरे सहस्तित्व का जो अभी तक रहस्य माने जाने वाला है कि अस्तित्व क्या है, आखिर सृष्टि में है क्या, है ना। अब ये कोई सवाल नहीं बचा है ना। अब अभी तक ये रहस्य बता रहा है कि ये तो गूढ़ ज्ञान है, कोई समझ नहीं सकता है, ऐसा मानते रहे हैं, है ना। फिर भी समझने का प्रयास करते रहे, तो कितने अंतर्द्वंद में हम जिए हैं। एक तरफ तो मानते रहे कि भाई ये तो कोई समझ नहीं सकता, ये तो बड़ा गूढ़ ज्ञान है, कौन जानता है, देवता भी नहीं समझ सकते, है ना। और दूसरी तरफ हम सब समझने का प्रयास करते भी रहे, तो इस असमंजस में जीते रहे। अभी यहाँ पर उन्होंने पूरा आखिरी हथौड़ा जिसको बोलते हैं वो मार दिया है कि भाई सब समझ सकते हैं। देखिए, समझने की वस्तु भी निश्चित है और समझने की प्रक्रिया भी निश्चित है। तो बहुत बढ़िया से इस बात को कह रहे हैं कि जब तक हम मानव मूल्यों के साथ नहीं जीते हैं तब तक किसी ना किसी उन्माद में जकड़े रहते हैं। कौन से उन्माद में जकड़े रहते हैं? तो पहले बात आई गई है, या तो कामोन्माद रहता है कि इंद्रियों से सुखी हो जाएं, उसमें भी ज्यादातर अभी उन्माद जो है वो सेक्स का है ना, कि उसी इंद्रियों से सुखी होना है। ये एक बहुत बड़ा उन्माद है जिसको कामोन्मादी मनोविज्ञान भी कहा गया है कि अभी मनोविज्ञान का आधार ही ये मान लिया गया है कि भाई सारा सुख इंद्रियों में है और मानव जो प्रयास कर रहा है सारा सुख काम इंद्री यानी सेक्स इंद्री से ही पाने का सुख का प्रयास करता है। इस उन्माद में जकड़ा हुआ है क्योंकि मूल्य समझ में नहीं आए हैं, तो शरीर को ही पकड़ा हुआ है। शरीर से ही जितना सुख निचोड़ सकता है, शरीर से ही सुखी होने का प्रयास करता है, या तो भोजन में ढूंढेगा, है ना। तो सारा का सारा सुख उन्माद में
तो इंद्रियों में या तो भोजन में, है ना, या रूप में, बल पद भोगों में, अति भोग बहुभोग, है ना, तरह तरह के भोगों में सुख को ढूंढता है। ये उन्माद है। उन्माद का मतलब है हमारे लिए भोजन आवश्यकता है, आहार निद्रा भय मैथुन, यानी प्रजनन क्रिया मानव के लिए आवश्यकता है परंतु पूरा नहीं है। भोजन की आवश्यकता है ना, निद्रा की आवश्यकता है, सुविधा की आवश्यकता है, इसको हम पहचानते हैं। परंतु उन्माद अलग चीज है। उन्माद का मतलब है कि इनसे ही सुखी होना है, इनको ही इकट्ठा करना है, इनको ही भोगना है, तरह तरह से भोगना है, अलग अलग तरह से भोगना है। वो उन्माद है। उससे कोई सुखी होते नहीं, क्योंकि अभी इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, इनको हम सर्वेक्षित कर पाते हैं कि कितना आज भोग रहे हैं। अगर देखा जाए तो जितना भोग राजा भोगते थे 15वीं शताब्दी और उससे पहले, आज एक मिडिल क्लास का आदमी उससे ज्यादा भोग रहा है, उससे ज्यादा सुविधाओं में जीता है। तो क्या सुखी हो गया है? ऐसा नहीं दिखता है ना। तो उन्मादों में सुख नहीं है। फिर भोगोन्माद, कामोन्माद, लाभोन्माद की बात होगी तो ये उन्माद जकड़े रहते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लिया जाए और सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। बहुत सारे लोग अपना जिंदगी इसी में बिता रहे हैं, है ना, कि उन्होंने कोई अपना आदर्श मान लिया है। धीरू भाई अंबानी को मान लिया, यहाँ पे हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी को मान लिया, या बाहर चले जाएं तो बिल गेट्स को मान लिया। ऐसे ऐसे फोटो दिखाकर हम अपने बच्चों को उन्मादित भी करते हैं कि देखो आपको ऐसा बनना है। तो क्योंकि मूल्य समझ में नहीं आए हैं, मूल्यों को चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा हम अपने सामने चित्र रख लेते हैं और उससे उन्माद में रहते हैं कि तो दिन रात कैसे अगर लाख हैं तो कैसे करोड़ हो जाए, करोड़ है तो 10 करोड़ हो जाए, है ना, 10 करोड़ है तो, पर उनका क्या करना है, क्या उपयोग है उनको, जिन्होंने उसको पा लिया है उन्होंने क्या कर लिया है, ऐसा हम नहीं देख पाते। ऐसा हम निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण नहीं कर पाते, बल्कि केवल एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इसी को उन्माद कहा है कि जब तक हम मूल्यों में जीना नहीं समझ पाते, नहीं शुरू करते, तब तक उम्मीदों में उन्मादों में जकड़े ही रहते हैं और कोई हमको सही करने का रास्ता नहीं मिलता है। तो ये समझदार होने के लिए सहस्तित्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। बार बार इस बात की ओर ध्यान कह रहे हैं। और समझने का यानी कि दो ही भाग हैं, जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान। और ये समझने और जीवन को समझने की प्रक्रिया है। फिर कह रहे हैं कि भाई सभी जीवन समान है, तो ये कैसे आ गया कि जब जीवन को समझे, सहस्तित्व को समझने गए, तो सहस्तित्व को फिर प्रमाणित भी करने गए। तो आदरणीय नागराज जी का ये कहना है कि जब उन्होंने ये सब किया, हम भी करेंगे तो हमको भी समझ में आएगा, कोई रहस्य नहीं है इसमें। कोई बहुत पढ़ा लिखा हो कि नहीं नहीं आईआईटी वाले ही समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार एक ऐसा भ्रम हो जाता है कि भाई इसमें तो समझने समझाने वाले ज्यादातर इंजीनियर हैं, है ना, वो समझेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। केवल मानव होना काफी है। मानव है, समझ सकता है, स्वस्थ शरीर के साथ में है, समझ सकता है हर मानव। तो ये ऐसा ही कह रहे हैं, जब इन्होंने सहस्तित्व को समझा, जीवन को समझा, जीवन को समझने के गए, प्रमाणित करने के लिए गए, तो उनको समझ में आया कि ये तो सभी जीवन समान है, हर मानव समान है ना। तो हर मानव समझ सकता है। अभी जो असमानता के आधार पर लड़ाई, नर नारी में असमानता, गरीबी अमीरी में असमानता, जाति के आधार पर असमानता, धर्म संप्रदाय के आधार पर असमानता, अभी हम देखेंगे तो मानव समाज, मानव जाति रूप धन बल पद जाति धर्म संप्रदाय के भाषा के रूप में खंडित है, बटी हुई है, असमानता पर है। और असमानता के आधार पर ही शोषण युद्ध होता है ना। तो अब यहाँ एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि भी देखो सभी समान है होने के रूप में, केवल समझना है। इतना ही है कि समझदार है या तो ना समझ है, और उसमें भी पूरकता है ना। अगर ना समझ है तो हम समझ लेंगे समझदारों से। समझदार हैं तो भाई आप सुखी हैं तो दूसरों के सुखी होने में मदद करेंगे, इतना ही काम है। तो इसमें लड़ाई झगड़े का कोई मुद्दा ही नहीं है, नित्य उत्सव है। जैसे हम परिवार में करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप खुशी खुशी बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कोई उनको ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते कि देखो मैं तुमको, है ना, इतना खाना पीना तभी दूंगा जब तुम इतना मुझे कमा के दोगे। खुशी खुशी परिवार में हम बच्चों का लालन पालन पोषण करते हैं, उनको समझने का, उनकी शिक्षा का इंतजाम करते हैं, है ना, क्योंकि वहां हम उन संबंध को पहचानते हैं। ऐसे ही हम पूरी मानव जाति को समानता के अर्थ में संबंध को पहचानेंगे, तो हमको जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, जो हमारे उद्गार हैं, जो हमारी सदियों से पुरानी कामना है कि धरती स्वर्ग जैसी हो जाए,
कौन दुखी होकर जीना चाहता है ना। सबको शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन चाहिए ही, ये हमारी आवश्यकता है। अभी हम लाभोन्माद के चक्कर में अब सब चीजों को अशुद्ध कर डाले हैं, तो भोजन में मिलावट है ना। क्यों? क्योंकि वो लाभ कमाना चाहता है ना। दूध में मिलावट है, सब्जियों को केमिकल डाल के रातों रात बड़ा कर देने की पर किलो के भाव से सब्जी मिलती है तो कैसे साइज बढ़ा दिया जाए, है ना। तो ये सब इसलिए है क्योंकि हम समानता को नहीं पहचान पा रहे हैं, समानता का संबंध को नहीं पहचान पा रहे हैं, जीवन को समझते हैं, सहस्तित्व को समझते हैं, तो हम समानता को पहचान पाते हैं और फिर हम समझ कर जीते हैं तो सुखपूर्वक जीते हैं, उसी को मूल्यों के साथ जी पाते हैं। उसी को कह रहे हैं कि जब हम मूल्यों के साथ जिएंगे तो उन्मादों से मुक्त हो जाएंगे, है ना, भ्रम से मुक्त हो जाएंगे, समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, सही अर्थों में हम सुखपूर्वक समाधान पूर्वक जी पाएंगे। ऐसा प्रस्ताव है, शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारे लोग हम में से इस अभ्यास में लगे हुए हैं। जितना जितना हम समझ पा रहे हैं, जितना जितना समाधानित हो पा रहे हैं, हमारे जीवन में सुकून, अमन, चैन हमको दिखता है, परिवारों में स्नेह दिखता है और हमको लगता है कि जीना सार्थक हो रहा है। ऐसा हम अपने जीवन में भी देख पाते हैं, जबकि अभी समझने की पूर्णता नहीं हो पाई है, क्योंकि परंपरा में एक कहावत है, जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितना हम समझेंगे उतना उतना मूल्यों में जिएंगे, उतने उतने सुखी हो पाएंगे। तो ऐसा ही नियम है, इसीलिए हम सब समझने के प्रयास में लगे ही हुए हैं। यही बात आदरणीय नागराज जी बार बार, अगर आप देखेंगे जितनी भी पुस्तकें पढ़ेंगे, है ना, कई बार ऐसा लगता है कि भाई कितना रिपीटिशन कर डाला है, कितना दोहरा रहे हैं। मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि ये हमारी आवश्यकता है। आदरणीय नागराज जी की ये करुणा भाव है। कहते हैं ना, देव मानव का जो स्वभाव होता है वो दया कृपा करुणा का होता है, क्योंकि उनको पता है कि जो भ्रमित मानव होता है एक बार में समझता नहीं है। हम पढ़ते हैं, एक बार में सुन ही नहीं पाते पूरी बात, समझना तो दूर की बात है। हमारा ध्यान इधर उधर भटक ही जाता है। जैसे अभी भी मैं समझता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप पूरी बात सुन पाएंगे ऐसा हो नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ कार्यक्रम सुबह सुबह होता ही है, कहीं ना कहीं ध्यान चला ही जाता है। घर में कोई बैल बज जाती है, कोई दूध वाला आता है, कोई सब्जी वाला आता है ना। तो इस तरह से उसके बावजूद हम तो एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं। तो आदरणीय नागराज जी ने कहा है कि भाई इन पुस्तकों का बार बार अध्ययन करेंगे तो हमारा पूरी बात, हमारा ध्यान चला जाएगा, एक बार में चला जाएगा। इसीलिए बार बार रिपीट भी किया है, अलग अलग तरह से, है ना। अब ऐसा है, मानव जाति में विविधता है, हमारा अपने भाषा के साथ भी मोह होता है। किन्हीं को गुजराती शब्दों से ही समझ में आता है, हिंदी के भी कुछ शब्दों से समझ में आता है, किसी को अध्यात्मवाद की भाषा समझ में आती है, किसी को विज्ञान की भाषा समझ में आती है, किसी को इकोनॉमिक की भाषा समझ में आती है। तो आदरणीय नागराज जी ने अलग अलग भाषाओं के द्वारा भी ध्यान आकर्षण कराया है कि भाई ठीक बात है, आप जहां पर भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया उपकार नागराज जी का है कि आप जैसी भी स्थिति में हैं, जिस भी वाद को मानने वाले हैं, जिस भी मान्यता से हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हैं, हर कोई अपनी बात इसमें देख सकता है, समझ सकता है। एक नई बात उन्होंने कर दी है, मौलिक बात कर दी है, परंतु उसके साथ में भाषा के साथ में कनेक्शन बैठा दिया है कि जो मानव जहां पर भी है, जैसा भी है, वहीं से समझना शुरू कर सकता है। तो रिपीटिशन बहुत मिलेगा इस, जैसे आप देख रहे हैं अभी तक ही। परंतु मुख्य बात इतनी है कि मानव है, जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है, सुखी होना चाहता है, समझकर सुखी होता है, समझ को प्रमाणित करके सुखी होता है। इतनी बात, सिंपल सी बात है। इसी को कहते हैं बस छोटी सी बात है, छोटा सा काम है। हमको समझकर परिवार में, समाज में व्यवस्थित होना है, राष्ट्र में व्यवस्थित होना है, अंतरराष्ट्र में व्यवस्थित होना है, समझदारी के आधार पर व्यवस्थित होना है। इतनी बात को ही कह रहे हैं। तो इसको आगे बढ़ते हैं। फिर समझने की व्यवस्था शरीर में कहीं भी हाथ पैर, कान नाक, आंख यानी चक्षु, मेधस, हृदय कहीं भी नहीं है। यह व्यवस्था जीवन में ही है। जीवन ही जीवन को और सहस्तित्व को समझने वाली वस्तु है और दूसरा कोई समझेगा नहीं। इस ढंग से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, मानव समझदारी व्यक्त करने के लिए, यानी कि प्रमाणित करने के लिए, शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में होना जरूरी है। यह केवल शरीर या केवल जीवन रहने पर नहीं होगा। प्रमाणित करने का केंद्र बिंदु हुआ व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना।
यही समझदारी की सार्थकता है। हम तब व्यवस्था में जीना ही हम सब ये तब की बजाय हम सब व्यवस्था में जीना ही चाहते हैं। ये प्रक्रिया जीवन सहज ही है, ये कोई लादने वाली चीज नहीं है। फिर एक बात, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि देखिए, कई बार हमें ये मुद्दा बन जाता है कि भाई जीवन ही अगर समझता है तो फिर ये सारे झंझट की क्या जरूरत है, शरीर की आवश्यकता ही क्या है। जीवन जीवन के रूप में समझा दे एक दूसरे को। परंपराओं में है ना, पहले हमारी ये कामना भी रहे कि गुरुजी का हाथ हमारे सर पे आ जाए और सारा ज्ञान हमें ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो इसमें भी शरीर की जरूरत पड़ेगी। जबकि अब जीवन को कह रहे हैं तो जीवन जीवन ही एक दूसरे को समझा दे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा व्यवस्था नहीं है अस्तित्व में। अस्तित्व में ऐसा कह रहे हैं कि ना तो जीवन अकेला जीवन से समझ सकता है, ना शरीर ही समझता है ना। शरीर के माध्यम से जीवन समझता है, ये व्यवस्था है। शरीर माध्यम है समझने का और समझ को प्रमाणित करने का, है ना। और कोई सहस्तित्व और समझने वाला तो जीवन है, ये बात बिल्कुल निष्कर्ष पर आ चुके हैं। और समझदारी को व्यक्त करने वाला भी जीवन है ना। केवल शरीर से या केवल जीवन रहने पर नहीं होगा, दोनों को कह रहे हैं। केवल शरीर हो तो भी नहीं समझ सकते। कोई चिप डाल दी जाए शरीर में कि ठीक है ना, कोई गोली दे दी जाए, कोई ऐसी दवाई दे दी जाए, कोई घुट्टी, है ना, कहें कि भाई ज्ञान घुट्टी कोई मिल जाए क्या, है ना। ऐसी घुट्टी कोई नहीं है कि पिला दी जाए और आदमी अचानक से समझदार हो जाए। घुट्टी है तो यही है कि भैया आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज हर बच्चा स्कूल जाता है, 20-22 साल लगाता ही है, और कितनी सारी पुस्तकें पढ़ता है, करीब 200-250 पुस्तकें तो पढ़ ही लेता है ग्रेजुएशन होने तक, ज्यादा भी पढ़ता होगा, है ना। 5-5 सब्जेक्ट होते हैं, कम से कम 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक की 1-1 2-2 किताब होती हैं, 10, है ना। तो 12वीं तक ही 100-125 किताबें हो जाती हैं। उसके बाद अगर कोई भी इंजीनियरिंग, मेडिसिन या जो भी कुछ करेगा तो ग्रेजुएट होने तक 200-250 किताबें तो सिलेबस की होंगी, और उसके अलावा भी पढ़ता है। तो यहाँ तो केवल समझदारी की 14 किताबों की बात कर रहे हैं कि भैया इनको पढ़ लिया जाए। इसकी प्रक्रिया है, हम शब्द से, भाषा से हमारे पास पूरी सूचनाएं हो जाए और उसको हम मनन कर लें अच्छे से, तो समझ लेंगे। तो ये काम जो होता है, पढ़ने का, लिखने का, सुनने का, बोलने का, सवाल पूछने का, फिर सवाल पूछा तो उसका जवाब सुनने का, ये सारी प्रक्रिया शरीर के द्वारा ही होती है। तो शरीर का भी ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम शरीर को छोड़ दें, शरीर को भोजन नहीं दें, कपड़े नहीं दें, कैसे भी चल जाएगा। वो स्वस्थ रहे, संवेदनाओं ठीक ठाक रहें, कि सुनने में ध्यान लगे। अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो सुन भी नहीं पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर समझने की बात ही नहीं आएगी, है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखना भी आवश्यक है, और केवल शरीर को ही भोगों में लगे रहें तो भी कोई समझने की बात नहीं होगी, है ना। तो ना तो शरीर से ही समझा जाएगा, और ना ही केवल जीवन अकेला हो, शरीर हो ही नहीं तो भी नहीं समझा जाएगा। ये बात को यहाँ पर ध्यान आकर्षण कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये सहज है समझना। समझने के लिए हम अपने आप, हमारा मन करता ही है। जैसे जैसे हमारे हमको ये एहसास हो जाता है, ये संभावना बन जाती है कि हम समझ सकते हैं, समझने की वस्तु है, समझने की कोई प्रक्रिया है, तो हमारा स्वतः ही समझने में मन लगता है। फिर ये कोई लादने वाली चीज नहीं है। और जब हम समझते हैं तो सुखी होते हैं, सुखी होते हैं तो हम स्वयं व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, और फिर कोई शासन की, भय की, प्रलोभन की आवश्यकता नहीं रह जाती कि हमको कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं आपको तो व्यवस्था में भागीदारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, हम स्वतः ही फिर व्यवस्था में भागीदारी करने लग जाते हैं। इसी को कह रहे हैं, कोई लादने वाली चीज नहीं, हाँकने वाली चीज नहीं है। फिर ना हमको आर्मी की जरूरत है व्यवस्था में जीने के लिए, ना हमको पुलिस की जरूरत है। अभी हम बहुत सारे लोग तो नियम कानून इसलिए मानते होंगे कि भाई पुलिस का डर है, फिर क्योंकि भयवश मानते हैं। समझ जाते हैं तो अपने आप से ही हम जो सार्वभौम व्यवस्था है उसमें भागीदारी करते हैं, कितने रिलैक्स हो जाते हैं। भय प्रलोभन से मुक्त होना ही अपने आप में बड़ी सुकून की बात है, कि हमें कोई भय ना रहे, है ना, कोई लालच भी ना रहे, ऐसी हम मन स्थिति को देख पाए। इसी को हम मन स्वस्थता कह रहे हैं। मन स्वस्थता का मतलब है कि हम सभी आवेशों से मुक्त हो जाएं। जो आवेश हैं हमें, है ना, काम, मोह, लोभ, क्रोध, मद, मात्सर्य, ये जो 6 आवेश हैं, इनसे मुक्त हो जाएं, है ना। तो इनसे मुक्त होकर यानी मूल्यों में जिए, सुखी हो जाएं, भय प्रलोभन से मुक्त हो जाएं, ये होने वाली चीज है। ऐसा कह रहे हैं, ये सहज होता है ना। इसके लिए कोई बहुत दबाव भी नहीं करना है, कुछ छोड़ना है, पटकना है, उठा पटक करना है, कुछ नहीं करना है ना, कपड़े उतारने हैं, या है ना, जो हमारा सहज भोजन है ना, स्वादिष्ट स्वास्थ्यकर भोजन है, ऐसा भी नहीं कि भोजन को छोड़ देना है ना। खीर और
रायते को मिला के पीना है, ऐसा भी नहीं है। खीर को खीर की तरह खाया जाए और सब्जी को सब्जी की तरह खाया जाए, सब्जी रोटी खाया जाए, दाल चावल खाया जाए, बढ़िया से खाया जाए, शरीर को स्वस्थ रखा जाए और खाते पीते हुए एक दूसरे के साथ हंसते हुए समझा जा सकता है। कोई ये बोझ नहीं है, लदने वाला कार्यक्रम नहीं है, अपनी अनुकूलता के अनुसार समझा जाए। जिनको सुबह उठ के सुनना समझना पढ़ना अच्छा लगता है वो सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। किन्हीं को शाम को लगता है तो शाम को कर लें, किन्हीं को दिन में अपने काम का ब्रेक मिलता है उस समय कर लें। कोई ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के ज्यादा समझ में आता है, ऐसा कोई नियम नहीं। अगर 4 बजे उठकर हमारी अनुकूलता बनती है तो 4 बजे उठा जाए सुबह, है ना। क्योंकि उस समय ऐसा हो सकता है कि बेल नहीं बजती है, घंटी नहीं बजती है, दूध वाला परेशान नहीं करता, सब्जी वाला नहीं करता, बाई के घर में है ना सफाई होती है। तो एक समय ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। अगर जो उठते भी हैं तो साधना के लिए उठते हैं, पढ़ने के लिए उठते हैं, है ना। तो उस समय पढ़ा जाए अगर वो अनुकूलता बनती है। इसलिए हम ज्यादातर सुबह का समय को चुनते हैं कि सुबह सुबह और दिन दैनिक कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले पढ़ने में समझने में काम कर लिया जाए तो मन सुबह से ही मन स्वस्थता की ओर बढ़ पड़ता है, तो पूरा दिन ठीक हो सकता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो लदने या बोझ या कोई जबरदस्ती वाला मुद्दा नहीं, जहां हमको ठीक लगता है, जैसे हमको अनुकूलता बनती है उस तरह से समझा जाए। ये बहुत बढ़िया इंतजाम हो गया है। अगर हम देखेंगे तो कोई लदने लदाने वाली करो ना करो वाली बात ही नहीं। कितनी खूबसूरत बात है, घर में बैठे हुए समझ सकते हैं। सहअस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व स्वयं सहअस्तित्व है, क्योंकि सत्ता यानी कि व्यापक में संप्रक्त, संप्रक्त मतलब डूबा भीगा घिरा। अब तो ये शब्द हमको बिल्कुल रट गया होगा। प्रकृति ही संपूर्ण अस्तित्व है। देखिए अस्तित्व इतना ही है कि व्यापक है और व्यापक में प्रकृति डूबी भीगी है। प्रकृति अपने में एक एक गिनने योग्य वस्तु है, गिनने वाला मानव है। ये गिनने योग्य वस्तु प्रकृति में जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति सब है। छोटा सा सूत्र है, समझदारी से मानव सुखी, ना समझी अर्थात जीव चेतना में जीता हुआ मानव दुखी। अभी तक सारा संसार जूझता रहा, पहले जूझता रहा जीवों से, तप करो, योग करो, सन्यासी हो जाओ तो सुखी हो जाओगे। लोग इसका भी प्रयोग किए, कुछ प्रमाण मिला नहीं, परंपरा बनी नहीं। दूसरी बार ये जूझेगी, खूब वस्तु को इकट्ठा कर लो, सुविधा से सुखी हो जाओगे, उससे भी सुखी हुए नहीं। दोनों बातों से कोई सुखी नहीं हुआ। तब सोचने की बात है, इसी क्रम में निकल कर आया कि समझदारी से समाधान, समाधान से सुखी। समझदारी से सही कार्य व्यवहार होता है, सही में सभी एक होते हैं, गलती में अनेक। हमारी गलती से आप सम्मत सहमत हो जाएं, आपकी गलती से हम सम्मत सहमत हो जाएं, ऐसा होता नहीं। तो फिर इसमें बढ़िया बात कह रहे हैं कि केवल जड़ चैतन्य प्रकृति है। इसको छोटा सा ही सूत्र है कि समझदारी से मानव सुखी हो सकता है ना। नहीं तो जीव चेतना में यानी नासमझी में तो दुखी रहता है, इतनी सी बात है। अभी तक हम लोगों ने प्रयोग किए, फिर से बता रहे हैं कि भाई पहले तो मानव जीवों से जूझता रहा। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि मानव इस धरती पर का जो इतिहास है, होमोसेपियंस, जो हम जिस रूप में हम मानव हैं, करीब 2 लाख साल पुराना है। उसमें हम 1,90,000 साल केवल जीवों से जूझते रहे, प्राकृतिक घटनाओं से जूझते रहे, है ना। उसमें ही जूझे ज्यादातर कि कैसे जिंदा बना रहे, कैसे सरवाइव कर पाए, कैसे किसी तरह से, है ना, जंगली जानवरों के बीच में मानव अपने आप को कैसे सुरक्षित कर ले। इसको समझने में, इसको स्थापित करने में 1,90,000 साल लग गए धरती पर, है ना। तो जीवों से जूझे, बाद में ये है ना, ये हमारी उस समय सुखी होने जो है केवल जिंदा रहने के अर्थ में ही मानव ने पहचाना, है ना, कि कैसे सरवाइव कर लिया जाए, वही सुखी होना है, वही सुखी होने का प्रयास लगा, है ना। उसके बाद में हमने कृषि को पहचाना, फिर थोड़ा और वास्तविकताओं को पहचाना तो योग जब तप की तरफ गए, उससे भी हमने खूब जूझे, सन्यासी भी बने। तो ये सब पिछले 10-12 हजार साल में ही किया है हम लोग, है ना। और पिछले 250-300 साल में तो हमने खूब सारी सुविधाएं इकट्ठा कर डाली। इंडस्ट्रियलाइजेशन केवल 150-200 साल का है, विज्ञान 500 साल पुराना है, जो आधुनिक विज्ञान हम कह रहे हैं। तो इस तरह से हमने सब प्रयोग करके देख लिए हैं, लेकिन अभी कोई परंपरा नहीं बन पाई है। अब एक परंपरा बनाने का प्रयास चल रहा है कि भाई देखते हैं क्या हम समझदारी से सुखी हो जाएंगे, तो हम और आप ही सत्यापित करेंगे। अभी तो मैंने जैसे कहा कि ऐसा लगता तो है, संभावना तो बिल्कुल लग रही है कि जितना जितना हम समझदार होते जा रहे हैं, अपने में राहत दिख रही है, अपने में खुशहाली दिख रही है। तो ये सब हम सुखी की तरफ बढ़ी रहे।
तो समझदारी से समाधान और समाधान से सुखी हो पाता है, इस बात की ओर बढ़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं हम सही में ही एक होते हैं, गलती में अनेक होते हैं, क्योंकि सही समझ में सही समझ एक ही होती है, तो हम समझ में भी एक हो पाते हैं। गलतियों में सबकी गलती अलग अलग होती है, तो गलतियों में हम एक नहीं हो पाते हैं। ऐसा होगा नहीं कि हम गलतियों में सहमत हो जाएं, टेम्परेरी हो भी जाए तो भी बदलेंगे ही, कभी ना कभी गलती का पता चलता है जैसे ही हमको समझ का प्रस्ताव मिलता है। तो समझ में ही हम एक हो सकते हैं, ऐसा इस पैरा में बताया गया है, और समझ से समाधानित होकर सुखी हो सकते हैं। जो गलती है तो गलती है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, सही में हम एक ही हैं, ये बात हमको समझ में आ गई। स्वत्व समझदारी में है, मैं से के लिए ही हमारा कल्याण प्रशस्त होता है। समझदारी से ही सुखी समृद्ध होते हैं। समझदारी में वर्तमान में व्यवस्था के रूप में जीते हैं। समझदारी से ही परंपरा रूप में सहस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। सुख के 4 चरण हैं: समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व में जीना। ये 4 चीज प्रमाणित होता है तो हम सुखी हो जाते हैं। जब तक ये चारों चीजें नहीं आती हैं तब तक हम समझदार परंपरा में से के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रयत्न के क्रम में हम तमाम जप तप पूजा पाठ योग यज्ञ कर डाले हैं, बहुत सारी चीजें भी इकट्ठा कर किया, किंतु सब लोग खुश नहीं हुए। सभी सुखी होने के लिए समझदार होना है। समझदारी सब में पहुंचाया जा सकता है। समझदारी के लिए पहला चरण है अस्तित्व को समझना। अस्तित्व 4 अवस्था में है। पहला पदार्थ अवस्था, जिसमें मिट्टी, पाषाण, पत्थर यानी कि मणि, धातु आदि हैं, ये सब अपने अपने आचरण में प्रमाणित हैं। दूसरी प्राण अवस्था, जिसमें सभी पेड़ पौधे वनस्पतियां औषधियां हैं, ये सब भी अपने आचरणों में स्वयं प्रमाणित हैं। तीसरा जीव अवस्था, जिसमें मानव को छोड़कर सभी जीव पक्षी आते हैं, ये सब भी अपने तहसीत व्यवस्था के रूप में प्रमाणित हैं। चौथा ज्ञान अवस्था है, जिसमें मानव ही है जिसका व्यवस्था होने में अभी प्रतीक्षा है। अब सोचिए, सबसे विकसित अवस्था सबसे पीछे है, क्या मतलब है इसका? दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि हम समझकर सुखी होते हैं। समझने के लिए हमको प्रकृति को समझना है, अस्तित्व को प्रमाणित करना है। तो इसमें 4 ही चीजें हैं, 4 व्यवस्थाएं हैं। एक तो 4 चरण है: समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व। की समाधान का मतलब जब स्वयं में हमको हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, हमको हर तार्किक रूप में हर बात समझ में आ जाती है, उसको समाधान कह रहे हैं कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, तो हम सुखी हो जाते हैं। तो पहला स्टेप तो यही हो गया। दूसरा, जब हम समाधानित होते हैं तो समृद्ध भी हो जाते हैं। हमको ये तरीका आ ही जाता है कि कैसे हम प्रॉस्पेरिटी के साथ जिए, कैसे हम अपनी आवश्यकताओं को निश्चित कर पाए। समृद्धि का मतलब है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाए, आवश्यकताओं को निश्चित कर पाए और उनका पूरा करने का जुगाड़ भी बना लें। ये समृद्धि की बात है। तो ये कर पाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, हमारा परिवार सुखी हो जाता है, समाधान और समृद्ध हो जाता है, सभी सुखी समृद्ध हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि भाई सभी समाज में अगर सारे परिवार ऐसे हो गए तो फिर मानव का कहाँ से मानव के प्रति भय रहेगा, है ना? अब तो समाज में अभेता हो जाएगी, तो वो एक सुख शांति संतोष आनंद की बात बनती है। और जब हम प्रकृति के साथ संतुलन में भी जी पाते हैं तो ये अगला चरण है कि हम प्रकृति के साथ भी संतुलन में जी पाते हैं। तो ये 4 स्टेजेस सुखी होने के हैं, और हम समझने जाते हैं तो 4 अवस्थाओं की बात यहाँ कर ही रहे हैं: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। और ये ध्यान दिला रहे हैं कि देखो तीनों अवस्थाएं ठीक ठाक हैं। मानव सबसे अधिक विकसित इकाई के रूप में पहचाना गया है ना, लेकिन अभी तक व्यवस्थित होने की प्रतीक्षा में है। बाकी सब तो व्यवस्थित हो ही गए हैं। तो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? जो सबसे अधिक विकसित इकाई है, अपने आप को पहचानता है और अभी तक व्यवस्थित नहीं हुआ है, तो दुखी तो होगा ही। अब व्यवस्थित होने की तरफ चल पड़े हैं तो सुखी होने की संभावना भी, तो हम सुखी हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही। तो हमारा चरित्र भी विकसित के रूप में होने की आवश्यकता है। आचरण के रूप में हर वस्तु अपनी व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं, मानव भी अपने आचरण के अनुसार प्रमाणित करेगा। ये एक सूत्र मिलता है। इस सूत्र को हम आप सबको जांचना ही है। जांचने जाते हैं तो अपने में कौन सा चीज समझने वाला है, उस चीज को पहले समझना, समझकर निर्वाह करने वाला क्या चीज है इसको समझना,
और समझकर क्या पाएंगे इसको समझना, यह मानव का पहुंच है। मानव ज्ञान अवस्था में गण्य है। ज्ञान अवस्था में गण्य होने का क्या आधार है? मानव जीव चेतना क्रम में जिसको समझा हुआ समझता है उसी ढंग से कार्यव्यवहार करता है। वह जाना नहीं रहता, तभी भी मानने की बात हर व्यक्ति में है, और जीव चेतना में जीते हुए हम इसको जानते हैं, ऐसा कहता है। दावे के साथ जाना नहीं रहता, माने रहता है, लेकिन बोलते समय जानता हूं कहता है। ये व्यतिरेक है, क्योंकि मानव चेतना में जीते हुए सर्व सुख के अर्थ में सत्यापित करना बनता नहीं। भ्रमित आदमी में यही व्यतिरेक है। 99% भ्रमित मानव शरीर को ही जीवन मान लिए हैं, जिसके फलस्वरूप ही तमाम परेशानियां पैदा की हैं और परेशानियों से त्रस्त हुआ भी है। अब परेशानियों से मुक्ति पाने की इच्छा हुई है, उसी इच्छा के तहत यह कार्यक्रम है। चारों अवस्था में से मानव ही समझने और समाधानित हुए बिना सुखी नहीं हो सकता। पदार्थ अवस्था परिणामानुसंगी विधि से नियंत्रित है, प्राण अवस्था बीजानुसंगी विधि से नियंत्रित है, जीव अवस्था वंशानुसंगी विधि से नियंत्रित है। नियंत्रित रहने का प्रमाण ही है व्यवस्था में रहना, निश्चित आचरण में रहना। मानव को छोड़कर प्रकृति की हर इकाई अपने निश्चित आचरण में है, नियंत्रित है। जीव अवस्था मानव को छोड़कर प्रकृति की हर इकाई अपने निश्चित आचरण में है। मानव में भी निश्चित आचरण की जरूरत है। मानव संस्कार अनुसंगी विधि से नियंत्रित होता है। संस्कार क्या है? विकसित चेतना रूपी समझदारी। समझदारी का प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। जब मानव समझदार होता है तो व्यवस्था में जीता है, और तब इसका आचरण मानवीयतापूर्ण आचरण होता है। जब व्यवस्था में नहीं जी पाता तो अमानवीय आचरण कहलाता है। अब मानवीय आचरण और अमानवीय आचरण का परिभाषा बनता है। इसके बाद हमको पता लगता है इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत होती है उसकी और आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उसकी ओर। इस तरह मानव के जागृत होने का रास्ता बन जाता है। जीवन ना पैदा होता है ना मरता है, और शरीर रचित होता है और विरचित होता है। जीवन सहज विधि से मानव शरीर को चलाना चाहता है। जीवन सहज विधि क्या है? सुखी होने का समझ एवं कार्यक्रम। सारे पशु केवल जीने की आशा करते हैं वंशानुसंगी विधि से, जबकि मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है, किंतु जब तक वंशानुसंगी विधि से जीना चाहता है तो परेशान होता है। इतनी ही बात है। देखिए, इतनी ही बात है, बड़ी छोटी सी बात है। फिर उसकी तरफ ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, लेकिन इस बात में, इस पैरा में और एक और बढ़िया बात की तरफ ध्यान आकर्षण किया है कि हम मानव हैं, ज्ञान अवस्था की इकाई हैं, अभी व्यवस्थित नहीं हुए हैं, परंतु हर मानव अपने आप को समझदार मानता है। ये व्यतिरेक है, यानी कि यही असमंजस है। दावा नहीं कर सकता है लेकिन मानता है, कहता रहता तो माने हुए है कि मेरी मान्यता है, लेकिन कहता है मैं जानता हूं। यानी बोलने में जानना कहता है, जाने रहता नहीं है, लेकिन बोलते समय जानता हूं ऐसा कहता है। ये व्यतिरेक है। वास्तव में तो माने रहता है, और जिसको वो समझा हुआ मानता है वैसा ही जीता है ना। ये बढ़िया बात है। मानव में ये सहज प्रावधान है कि वो जैसा अपने आप को जाना हुआ मानता है तो माना हुआ, लेकिन अपने को कहता है कि मैं समझा हुआ हूं, उसी ढंग से कार्यव्यवहार करता है। तो आचरण इसलिए निश्चित नहीं हो पा रहा है कि हर मानव है अपने अपने हिसाब से मानता है ना। इस बात को भी उन्होंने ये बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे बताया है कि अस्तित्व में कैसी व्यवस्था है कि इकाई का आचरण जो निश्चित होता है वो किस आधार पर होता है। तो ये परिचय सूर्य में भी बात करते हैं। फिर एक बार यहाँ पर उसको उन्होंने ध्यान आकर्षण कराया है कि पदार्थ अवस्था का जो आचरण है, जैसे पानी है, हवा है, पत्थर है, लोहा है, सोना है, इनका आचरण इसलिए निश्चित होता है क्योंकि इनका आधार है परमाणु में अंशों की मात्रा। हाइड्रोजन में 2 अंश होते हैं तो उसके आधार पर हाइड्रोजन का आचरण रहता है। हीलियम में 4 हो जाते हैं तो उसका आचरण बदल जाता है। तो अंशों के आधार पर उसी को मात्रानुसंगी कह रहे हैं, परिणामानुसंगी कह रहे हैं। यहाँ पे अंशों के आधार पे मात्रा को ही परिणाम कह रहे हैं। तो परिणाम के आधार पर आचरण बदल जाता है, और आचरण नियंत्रित रहता है अंशों के आधार पर, परिणाम के आधार पर पदार्थ अवस्था में। इसलिए अगर हम लोहे को बनाना चाहते हैं कुछ भी, तो उसपे उनके अंशों की संख्या को ही नियंत्रित करके हम लोहे की ताकत को निश्चित कर पाते हैं, है ना। उसमें कितना कार्बन को मिक्स करना है उस मात्रा को निश्चित करते हैं।
फिर अगर हमको बनाना है कि नहीं भाई हमको तो अब बिल्कुल जंग ही नहीं लगना है, तो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो उसके लिए फिर अंशों की मात्रा को निश्चित करते हैं, परमाणुओं की मात्रा को निश्चित करते हैं। इस तरह से हम उसका आचरण निश्चित कर पाते हैं, ये मानव समझ गया है। तो सोना है, अब 24 कैरेट सोना से हम गोल्ड नहीं बना सकते हैं, तो उसमें दूसरे मात्रा को लेके आते हैं, दूसरे तरह के परमाणुओं को लेके आते हैं। तो इस तरह से मात्राओं से आचरण को निश्चित कर पाते हैं। पेड़ पौधों में हम उसके बीज विधि से उनका आचरण निश्चित कर लेते हैं। तो आज जितनी भी टेक्नोलॉजी हो रही है बीजों की, है ना, वेराइटी बना रहे हैं, तो बीजों में कोई, है ना, सुधार करते हैं या कई बार गड़बड़ भी कर देते हैं, है ना। तो बीजों से ही प्राण अवस्था का आचरण निश्चित होता है। वंशों से जीव अवस्था, यानी पशु पक्षी जैसे होते हैं उनका जैसा वंश होता है, उनसे उनका आचरण निश्चित होता है। अब मानव भी, है ना, अपने आचरण को निश्चित करना चाहता है। तो कैसे होगा मानव का आचरण निश्चित? तो उसके लिए बहुत बढ़िया बात बताइए कि वो संस्कार से निश्चित होता है। समझ, यानी संस्कार क्या है? समझ, जैसा वो मानता है, जो जानता है, जो मानता है, जानकर मानता है, तो आचरण निश्चित हो जाता है। अगर केवल माने हुए रहता है और शंका में रहता है, डाउट में रहता है, तो फिर उसका आचरण निश्चित नहीं होता है, क्योंकि मान्यता तो बदलती रहती है। कभी कोई बात सुनने को मिल रही, वो ठीक लगी तो उसको मान लिया, दूसरी मिल गई तो उसको मान लिया, है ना। उसी तरह से उसका आचरण बदलता रहता है। कभी किसी कोई लेख पढ़ लिया कि नहीं नहीं नॉन वेज खाना बहुत जरूरी है, तो नॉन वेज खाना शुरू कर देता है। अगर कहीं पढ़ लिया नहीं उससे तो कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, धरती पे व्यवस्था नहीं होती और ये तो मानव का आहार ही नहीं है, ऐसा सुन लिया तो उसको वेजिटेरियन हो गया। किसी ने बोला नहीं नहीं ये तो, है ना, इसमें तो विटामिन बी तो मिलता ही नहीं है, तो नॉनवेज खाना जरूरी। इस तरह से कोई ना कोई मान्यता के आधार पर भोजन, आहार, आवास, अलंकार, सब आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वो समझ जाता है तो समझ के आधार पे मानना निश्चित हो जाता है। तो जानना और मानना जैसे ही निश्चित हो जाता है तो उसका आचरण भी निश्चित हो जाता है, और उसकी आवश्यकता जब बन जाती है तो वो सहज रूप से, है ना, समझने की तरफ जाता ही है। और जीवन को इसी तरह कह रहे हैं कि सारे पशु केवल जीव अवस्था में देखें तो पशुओं का केवल जो सारा कार्यक्रम है वो जिंदा रहने के अर्थ में है, जीने की आशा के अर्थ में, उनका धर्म ही है जीने की आशा। जबकि मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है और वो संस्कार अनुसंगी है, तो समझ के आधार पे अगर वो उसको समझ लेता है ना, तो आचरण निश्चित हो जाता है, तो उसका धर्म भी सफल हो जाता है। तो ये समझ से ही संस्कार निश्चित होते हैं। इसीलिए कार्यक्रम बनता है शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा के आधार पर संस्कार सुनिश्चित हो जाते हैं। इतनी ही बात है कि समझ के द्वारा अब हम वंशानुसंगी विधि से अगर हम चलेंगे कि नहीं नहीं हमारी तो परंपरा है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही काम होता है, हम तो ऐसा ही भोजन करते आए हैं, है ना, तो हमको वो परंपरा को ढोना जैसा हो गया। तो वंश के आधार पे अगर हम अपने आचरण को निश्चित मानेंगे, नहीं हमारे यहाँ तो यही पूजा पद्धति रही है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, हमारे पुरखे नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम संस्कार यानी समझकर सही को पहचानेंगे तो सही करने की हमारी आवश्यकता भी बनी गई है, तो हम सभी समझदार हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। मुझे लगता है आज 32 पेज को यहाँ तक ही रखते हैं, उसको आगे, है ना, 10 पेज की बात होती है, तो आज हमने 10 पेज को कर लिया, है ना। अब थोड़ा सा समय अगर कोई भी, है ना, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो अपना हाथ खड़ा करके हम पूछ सकते हैं, तो थोड़ी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद में सेशन को पूरा करेंगे। अंशु भाई ने हाथ खड़ा किया है। जी अंशु भाई। जी भाई साहब, अपन थोड़ा विश्लेषण करिए ना, आत्मा को अनुभव से कैसे जान सकते हैं जो आपने बताया है। जी भैया जी, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे मन को हम अनुभव से जान पाते हैं, है ना, जैसे हमारा मन में हम स्वाद को लेते हैं, मन में रुचि मूलक आस्वादन होता है, तो हम मन को पहचान पाते हैं। जी, जैसे हमने खट्टा खाया, तो खट्टे को कौन पहचानता है मन। अंशु भाई? है मन ना, मन। मन। तो हमने मन देख लिया, जी तो मेरा मन कर रहा है, तो इस तरह से हम जब धीरे धीरे इसको और अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो हमें अपना मन बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट दिखने लग जाएगा, जी। है ना। हाँ। अभी हम बेहोशी में खा लेते हैं, पी लेते हैं, है ना, तो हम मन को भी नहीं देख पाते। जी। तो सबसे पहले हमको मन दिखाई देता है। हम्म, आस्वादन को, जब रुचि मूलक आस्वादन को पहचानते हैं, फिर धीरे धीरे हम मूल्य मूलक आस्वादन को पहचानते हैं, जब भावों को समझते हैं और विचारों को देख पाते हैं। तो आप अपने विचार को अभी देख पाते हैं क्या अच्छे से, कि क्या विचार कर रहे हैं, कि प्रिय के आधार पे कर रहे हैं, कि लाभ के आधार पे कर रहे हैं, कि हित के आधार पे कर रहे हैं, जी। कभी ऐसा कभी देख जैसे पा।
कभी अभी कभी। नहीं, अभी नहीं देख पाते, कभी कभी जब इसको बहुत अच्छे से देखने लग जाएंगे तो विचार बहुत स्पष्ट आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे आपको आपके सामने आपकी पुस्तक या आपका चश्मा या आपका घर की वस्तुएं दिख रही हैं। ऐसे आपको अपना विचार दिखने लग जाता है। इसको वृत्ति को देखना कहते हैं, क्योंकि ये वास्तविकताएं ज्ञान गोचर है, तो ये आंख से नहीं दिखने वाली हैं, है ना, ये समझ में आती हैं, जी। है ना। फिर हम अपनी इच्छाओं को देखने लग जाते हैं बहुत अच्छे से, हमें चित्रण क्या बन रहे हैं, है ना। तो वो हम्म। चित्त की क्रिया है। ऐसे ही हम चिंतन कि हम, है ना, सही क्या है, प्रयोजन क्या है, मानव का प्रयोजन क्या है, मूल्य क्या है, जब इनको देखने लग जाते हैं तो हमको चित्त दिखने लग जाता है। मेरे में भाव कैसे हैं, विश्वास का भाव है या द्वेष का भाव, द्वेष का अभाव है ना, स्नेह है या घृणा है, आवेश है। जब हम इसको देखने लग जाते हैं तो अपना चित्त बहुत स्पष्ट से दिखने लग जाता है। अंशु भैया, जी 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 जी। ऐसे ऐसे ही जब हम व्यवस्था को देखने लग जाते हैं, है ना, सहस्तित्व को देखने लग जाते हैं, हम्म। व्यापक और प्रकृति हमको दिखने लग जाती है, उसकी निरंतरता दिखने लग जाती है, हमको धर्म दिखने लग जाता है, पूरी अस्तित्व, पूरी प्रकृति, अब विचार नहीं, योजना ही नहीं, भाव ही नहीं, हम पूरे हम्म। अस्तित्व को देखने लग जाते हैं। तो हाँ। वो बुद्धि देखती है, तो हमको स्वयं को, बुद्धि हमको अपना बोध होने लग जाता है। हम्म। और जब हमको इस सब का आधार की ये व्यापक है, ये ऊर्जा है ना, जी। यही ज्ञान है, मैं भी इसमें डूबा भीगा गिरा हूं, ये हम्म। मुझको एहसास होने लग जाता है। तो इसको आत्मा को देखना, तो जीवन स्वयं जीवन को देखता है ना। जी जी। आत्मा ही आत्मा को देखती है, आत्मा ही बुद्धि को देखती है, तो फिर हम एक एक दूसरे को मन वृत्ति चित्त पूरे अच्छे से देख पाते हैं। तो फिर बुद्धि देख पाती है, आत्मा देख हम्म। पाती है। तो मैं ही आत्मा हूं, है ना। तो जी कौन जी। देखेगा आत्मा को? हम्म। आत्मा ही देखेगी ना। जी जी। तो जैसे ही मैं व्यापक को देखने लग जाता हूँ, हाँ। व्यापक को अनुभूत करने लग जाता हूँ, तो मैं अपने को आत्मा के रूप में देखने लग जाता हूँ, अच्छा। है ना। जी। इस तरह से ये, अब देखिए इसका विश्लेषण तो बहुत और हो सकता है, हाँ। परंतु जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे तो मैं। आप स्वयं में भी इसको विश्लेषित कर पाएंगे। तो यहाँ पे बढ़िया बात इन्होंने कही है इन पैरा में, जीवन ही जीवन को देखता है, अच्छा। जीवन ही जीवन को समझता है। जी जी। और देखने का मतलब समझना ही है ना। हम्म। तो अस्तित्व में दो ही तरह की वास्तविकता है, या तो दृष्टि गोचर है या ज्ञान गोचर है जी ना। तो जो आंखों से, इंद्रियों से हमको दिख जाती है उनको हम दृष्टि गोचर कह रहे हैं। ये हमको ज्ञान से ही समझ में आती है। जी तो जी। जैसे विचार को आप आंखों से नहीं देखते हो, लेकिन हाँ। विचार देखते हो जब आप विचार कर रहे होते हो, है ना। हम्म। स्वाद को देखते हो, है ना, हम्म। स्वाद जीभ से अलग होता है, लेकिन आप पहचानते हो उसको। तो इस तरह से हम हर चीज को समझ पाते हैं, ज्ञान गोचर वास्तविकताओं को समझ पाते हैं। और ये यात्रा संयम विधि से। ये नहीं हुई संयम विधि से है, लेकिन इसको आदरणीय नागराज जी ने अध्ययन विधि से बता दिया है। जी। हम इसको अध्ययन विधि से कर पाएंगे। हम्म। ठीक है अंशु भाई। जी बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बढ़िया जी, धन्यवाद। पार्थ जी का, है ना, एक हाथ खड़ा हुआ है, विजय बल भाई। हाँ जी। जी हाँ सुरेंद्र पूछिए। भाई नमस्कार। नमस्कार भैया जी। ये आज बहुत बढ़िया रहा, ये जो पार्ट है बुक का बहुत ही बढ़िया है। जी विजय क्योंकि भाई। पहले तो थोड़ा शेयर कर लूंगा। पहले जी। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा बच्चे जगह पे आ जाएं, फिर हम हाँ। छोड़ छाड़ के कहीं जा चले जाएंगे हाँ जी। आश्रम में और खुद सुखपूर्वक जिएंगे, कुछ सीख लेंगे। और इसका जी। इसका कुछ तैयारी भी चल रहा था पिछले 7-8 साल से। क्या मगर बात है। मगर परिचय शिविर से पूरा क्लियर हुआ। जैसे हम लोग एक चीज नहीं करते हैं, कुछ दोस्तों से बात हुआ, जैसे हम लोग हेल्थ चेकअप के लिए हर साल जाते हैं, जी। हमारा टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट सब कुछ टेस्ट करते हैं, और क्या जी। क्या करना है सुन के आते हैं और उसका तैयारी करते हैं और उसके हिसाब हम्म। से जीते हैं। हम्म। मगर कभी हम लोग जीवन के ऊपर वो चेकअप नहीं किया था। परिचय शिविर से उसका पूरा चेकअप मतलब हुआ। फिल्टर हो गया कि हम लोग बहुत कितने बढ़िया। नीचे हैं और कितने दलदल में है और कितना हमको साफ करना पड़ेगा। जी। तो साफ करने की प्रक्रिया चालू है अभी। और बहुत बढ़िया। बहुत हाँ, बढ़िया। और जो है बच्चों को हम लोग जो बड़े लोगों का चीज बताते हैं, अभी जो सुना अभी जी। बुक से, तो हम लोग उनका जो बड़े लोगों का, जितने लोग पैसे वाले हैं उनका अच्छा चीज नहीं बताते। जैसे सब हाँ। लोग कुछ करते करते, परिश्रम करते करते उनका पैसा बना, और वो हाँ। लोग भी ऐसा नहीं कि मतलब कुछ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। हाँ। सब जॉब क्रिएट करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए और बड़ा कुछ करते हैं। जैसे जी। अंबानी बोलिए, टाटा बोलिए, सब लोग अभी लगे हुए हैं कि लोगों को कैसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के लोगों को जॉब मिले।
वो जी सब अच्छा चीज है, हम लोग वो नहीं बताते हैं, हम लोग खाली पैसे के बारे में ही बताते हैं जी और जी। उसी में हम लोग डूबे हुए हैं। हम्म। और एक चीज था। केवल उन्माद वाला भाग बताते हैं, हाँ, है ना। उन्मादों में और अभी जो हम लोग इतना उन्मादों में डूबे हुए हैं, जैसे सब कुछ एडवर्टाइजमेंट, टीवी चारों तरफ हमको यही हम्म, दिखाता है। जैसे बिल्कुल। अभी मतलब सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स, शहर के बाहर कहीं पे जाके मेडिटेशन के साथ आपको ऐसे बंगलो जैसे रह जाओ, मगर जी उससे वो होता भी नहीं है। तो हम जी लोग को वही ज्यादा दिखता है, तो उसी में सब लोग डूबे हुए हैं। इधर जी एक ही प्रश्न है मेरे मन में आता है, अगर जी। जीवन समझना चाहता है और जागरूक और पूर्ण होना चाहता है, हाँ तो जी। वो अगर ये चीज सुनता है कहीं पे भी, हम्म तो हम्म। वो समझता क्यों नहीं और इसमें आता क्यों नहीं, तुरंत क्यों नहीं आता है, और हाँ इसमें तो, आएगा कैसे? हाँ तो देखिए, समझने की प्रक्रिया है, है ना विजय भाई। हाँ आप जी, हाँ जी। समझते ही हैं कि जैसे आप आजकल बच्चों को गणित पढ़ाते हैं ना, है ना, तो बच्चा गणित समझता है कि नहीं समझता है? हाँ, समझता है। लेकिन एक साथ ही इंटीग्रेशन और कैलकुलस तो नहीं समझता है। दस नहीं बारह नहीं। साल लगाता है, पहले केवल जोड़ना घटाना सीखता है, समझता है ना। धीरे धीरे फिर कोई इक्वेशन, फिर कुछ न्यूमेरिकल, तो समझने की एक प्रक्रिया है ना। तो उसमें हम्म, समय लगता है भैया जी, है ना हाँ विजय जी, भाई, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो ये हाँ जी। प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अस्तित्व में हर चीज का प्रोसेस है। आप दाना डालते हैं आज गेहूं का, तो आज ही उगाता है क्या? हम्म। है ना, एक दिन तो नहीं उगाता है। वो पहले से अंकुरित होता है, फिर उसका देखभाल करते हैं, तो बड़ा होता है, फिर 3-4 महीने का उसका प्रोसेस है। आम का पेड़ लगाएंगे तो 4-5 साल में आम का फल मिलता है। आजकल हालांकि टेक्निक से 2-3 साल में भी लेना चाह रहे हैं, है ना। हम्म, पुराने पेड़ में 10-12 साल लग जाते थे। तो हम्म, यहाँ पे भी नागराज जी ने बड़ा सुविधा कर दिया कि भाई पहले 15-20 साल तपस्या करते थे, अगर अभी मानव 2-3 साल भी अच्छे से लगा ले, तो अवधारणा की स्थिति तो आराम से बनी सकती है ना। तो बढ़िया हाँ, सही बात। सिंपल प्रक्रिया है हाँ विजय हाँ भाई। हाँ, सही बात। नहीं, जैसे एक बहुत बढ़िया चीज है इसमें कि शिक्षा में अगर आ जाएगा तो जी सबको समझ आ जाएगा। जैसे हम लोग धीरे धीरे, अभी तो हमारा कुछ ही महीना हुआ है, जी तो 6-8 महीना, तो कुछ चीज बच्चों को भी बताते हैं। जैसे जी जैसे नेचर को कैसे बंद करना है, कैसे हमको बचाना है, हम लोग क्या कर सकते हैं घर में, कितना पानी खर्चा करेंगे, तो बच्चे समझ जाते हैं। बहुत और बढ़िया। जीवन के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों को कैसे व्यवहार करना है, जो हम लोग इधर से सीखते हैं उनके समझ पूर्वक थोड़ा कोशिश करते हैं, तो बच्चे समझ जी जाते हैं। तो बहुत बढ़िया। शिक्षा पूर्वक जो सही चीज है, जो शिक्षा पूर्वक अगर स्कूलों में और सब जगह थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा, तो शायद ये और भी समझ आएगा। बिल्कुल। ऐसा। और ये हाँ। बात बढ़िया हुई कि आप आश्रम जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए वहां भी लोग ही होते हैं, आश्रम में भी कुछ तो आदमी होता है, अकेले तो होता नहीं है। तो हाँ, परिवार एक को चीज ही बहुत आश्रम, बढ़िया लिखा है उन्होंने तो कि मानव परिवार को ही मानव से ही आश्रम बना बने। लिया जाए, है ना। परिवार ही बढ़िया हाँ आश्रम हो सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी जी, जी विजय बहुत भाई कुछ बढ़िया। कह रहे हैं आप? हाँ, हाँ बहुत जी, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद भैया। हाँ। दूसरा मैं हाथ देख रहा हूँ, छोटा लाल भाई, नमस्ते भैया जी। छोटा लाल भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ, भैया। हमें तो अचानक इसमें आ गया जी, देखो। किंतु ये कौन सी किताब थी? ये जीवन विद्या एक परिचय है भैया। अच्छा, वही है। हाँ हाँ हाँ, पहली ही किताब है। अनीता हाँ हाँ दीदी, बी आर भैया और मैंने मिलके सोचा कि हम मिलके जो जो भी उपलब्ध रहेंगे जिस संडे को, हाँ है ना, हाँ हाँ सुबह 6 से 8 या 8:30, है ना, हाँ। 6:30 से 8:30 के आसपास का समय रखा है कि हम्म, 1-1.5 घंटा हम पढ़ेंगे और उस पर थोड़ी हम्म। चर्चा कर लेंगे। तो इसमें तो ये आपने प्रक्रिया। जो एक अनुमान रखा, 2 लाख साल से मनुष्य का कुछ न कुछ कार्यक्रम चला और पिछले 10,000 वर्षों में जी पशु पशु शक्ति से वो उभर के फिर उसने समझने की, सुख पूर्वक जीने की कोशिश की। जी। तो ये जो अनुमान आपने जो है उसका थोड़ा सा विस्तार, क्या कहाँ से आपने ये यानी रखा? तो भैया इसका तो अनुमान का आधार जो है, जो आजकल जो वैज्ञानिक है ना, उन्होंने ये टेक्निक सब पता कर ली है कि, है ना, कि कब से मानव इस धरती पर, जैसे कब से पेड़ पौधे आए, है ना, मतलब धरती की जो विकास यात्रा है उसका एक अनुमान लगा लिया है। बहुत सारी इस पे किताबें भी हैं, है ना। जैसे भी एक सेपियंस है ना, उन्होंने लिखा है। और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया है। तो जैसे हम किसी चीज को बता पाते हैं ना, ये पेड़ कितना पुराना है ना, तो या कोई खुदाई में कुछ चीजें मिल जाती हैं, उसके आधार पे एक अनुमान लगाते हैं।
तो ये मैंने जो बात रखा है, जो अध्ययन हुए हैं वैज्ञानिक परंपरा में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किए हैं, है ना, उस आधार पे कि जिसको सेपियंस हम बोल रहे हैं ना, होमो सेपियंस जो हम लोग हैं, हमारे भी पूर्वज रहे हैं ऐसा। हालांकि नागराज जी का थोड़ा सा मत अलग हो सकता है इस पे, उन्होंने कहा जब भी मानव आया है तो इसी आधार पे आया है, परंतु वैज्ञानिकों ने जो बताया है कि भाई ह्यूमन बीइंग जो जिस है ना रूप में आया है, ये 2 लाख साल पहले से हम इस रूप में आए हैं। उससे पहले और 60 लाख साल पहले, है ना, चिंपांजी या उसके, है ना, कोई और भी मानव के जो कई रूप हैं, है ना, नेंडरलैंडर और ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना, मैं उनको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो भी वैरायटी आई। और कृषि जो है 10-12 हजार साल पहले ही की बात है। इस तरह से हिस्ट्री में और एंथ्रोपोलॉजी में इसका अध्ययन किया हुआ है। ये इस आधार पे मैंने इस बात को रखा, छोटे लाल भाई। ठीक, बढ़िया जी भैया, बहुत बढ़िया, नमस्ते। बढ़िया भैया, नमस्ते भैया। तो अगर और कोई भाई बहन का कोई स्पष्टीकरण है तो हाथ खड़ा करके जैसे, या माइक ऑन करके बोल सकते हैं, नहीं तो हम अपने सेशन को पूरा कर देंगे आज के को, और अगले संडे फिर मिलेंगे। भैया जी, एक सवाल था, जैसे विजय भागीदारी। भैया हाँ पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, जैसे हाँ जी। भागीदारी अभी तो कुछ अभी अभी हम लोगों को ये मन में आता है कि अभी से हम लोग कुछ भागीदारी करना शुरू कर दें। मगर जी। एक परिचय शिविर में सोमभाई ने बताया कि पहले अध्ययन करो, और हाँ, फिर अध्ययन अभी 1-2 साल ठीक हो जाए, फिर आगे कुछ सोचेंगे। मगर मन में वो थोड़ा रहता है जी। कि कुछ भागीदारी हम करेंगे तो छोटा छोटा कुछ कर सकते हैं। और ये हाँ जी। और ये अध्ययन, जैसे ये जो आज जो पाठ था ये बहुत ही बढ़िया था। जैसे अध्ययन करेंगे तो जी। सारे किताबों में, तो ये चीज और भी क्लियर होता जाएगा। हाँ जी। ये सवाल है। हाँ तो ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, कुछ भी यहाँ पे आदरणीय नागराज जी ने एक क्रम को रखा है, समझदारी, ईमानदारी, है ना, फिर जिम्मेदारी और फिर भागीदारी। तो भागीदारी को सबसे आखिर में एक तरह से रखा है व्यवस्था में, भागीदारी के अर्थ में। परंतु आपकी बात सही है कि मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं कि पहले कम से कम कुछ अध्ययन हो जाए, अपने में बहुत सारे प्रश्नों की स्पष्टता बन जाए, है ना, वस्तु की स्पष्टता बन जाए, तो शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी की जा सकती है, उत्पादन में भागीदारी की जा सकती है ना, तो हो ही सकती है विजय भाई, है ना। तो ये जैसे जैसे हम पुस्तकें पढ़ेंगे, है ना, कुछ यहाँ कर रहे हैं, फिर छोटी में अध्ययन होता है। आप कहाँ रहते हैं विजय भाई? मैं अभी बड़ौदा में था, अभी बैंगलोर में रहता हूँ। अजी, आप बेंगलोर में रहते हैं। हाँ। तो अभी तो देखिए ऑनलाइन अध्ययन हो रहा है, नहीं तो हम छोटी में भी एक बार 6 महीने का पूरा विधिवत पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, जिनको बहुत, है ना, तीव्रता रहती है, जिनके पास अनुकूलता भी है परिवार में कि भाई भोजन की व्यवस्था है ना, कुछ इनकम का साधन है ना, इस तरह से कम भौतिक साधन है और समय निकाल सकते हैं। तो तीव्रता के साथ कुछ लोग अभी भी जैसे 30-35 लोग अध्ययन कर रहे हैं छोटे में, है ना। मैं अभी एक पुस्तक कर्म दर्शन लेके आया, हमारे और भाई बहन भी, है ना, उसमें बाल मुकुंद भाई हैं, अनीता दीदी हैं, सभी मिलकर अध्ययन कराते हैं, है ना। तो पुस्तकों का रह के कर लेते हैं, या फिर कोई और तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, जैसे कुछ बैच हो जाते हैं तो 2 महीने में 10 दिन का भी कर लेते हैं। अभी हम ऑनलाइन से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये ठीक बात है विजय भाई। थोड़ा सा एक बार आपको, एक बार कम से कम ये कहें कि एक बार पुस्तकों से पूरा गुजर जाए, है ना। एक कंडीशन की जो बात कहते हैं कि एक बार पठन पूरा हो जाए, है ना, चर्चा के साथ में, जैसा अभी हम कर रहे हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन कर लें, है ना, जैसे कुछ ऑनलाइन भी कर लेते हैं। तो पुस्तकों का पठन होने से हमारे, हाँ, हमारे मन में क्या होता है, हमारे में एक खाका बन जाता है व्यवस्था का कि क्या सही है, क्या करना है, नहीं करना है ना। तो भागीदारी आसान हो जाती है, ऐसा करते हैं। तीव्र इच्छा तो है कि अभी चले जाएं, मगर वो परिवार में वो नहीं बनता है। परिवार में असंतुलन बहुत है, सब जगह, सब परिवार में। वो बड़ा ही दुख देता है। वो कैसे ठीक होगा, ठीक बात, इस जन्म में देख पाएंगे कि नहीं पता नहीं, मगर पहले ठीक ही हो जाए इस जन्म में, खुद एटलीस्ट ठीक हो जाए। आपकी आयु कितनी है विजय भाई? मेरा तो 45 है। हाँ, तो अभी तो आपके पास पर्याप्त समय है। अगर शरीर स्वस्थ बना रहेगा तो आप इस जन्म में, इसी शरीर यात्रा में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना। 45 तो कहते हैं कि भाई एक दूसरा वो होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, तो बोलते हैं आप कोई व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं? नहीं, नौकरी करते हैं। हाँ, किस में काम करते हैं? मैं एक कंपनी में हूँ, स्नाइडर इलेक्ट्रिक।
उसमें अच्छा, इंजीनियर हूँ मैं। हाँ हाँ जी। जी जी। मैंने भी शेल में काम किया है, रॉयल डच शेल, बेंगलोर में बहुत बड़ा ऑफिस है। मैं बेंगलोर एक दो बार गया भी हूँ। उससे पहले गैस अथॉरिटी में काम किया है। हालांकि 45 की आयु में मैंने थोड़ा सा ये निर्णय ले लिया था कि अब काफी सारा पैसा हो गया है परिवार में आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो मैं पूरा समय इसको समझने में लगाता हूँ, सुनने में, है ना। तो आप हाँ जी। देखिएगा, परिवार की में तालमेल होना तो बहुत जरूरी है, हाँ जी। परंतु इस शरीर यात्रा में ही, इस जन्म में ही बहुत कुछ हो सकता है ना। हाँ जी। पर हाँ जी। कुछ भी भागीदारी से पहले एक बार पठन तो करना जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है विजय भाई। हाँ जी। वो चेक कर रहे थे, आपका एक जी परिचय शिविर भी है हाँ जी। दिसंबर में, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हाँ, उसमें आने का, क्योंकि हमारा एक परिचय शिविर हुआ नहीं है। तो मैं आपका राकेश भैया स्वागत से है, भी मिला अगर था आएंगे तो बैंगलोर में। बढ़िया लगेगा, और आपके। हाँ जी। हाँ जी। और हाँ थोड़ा जी, क्लैरिटी बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आप आएंगे तो फिर खुल के बात होंगी परिचय शिविर में सब हाँ जी। विषयों हाँ पर, जी। है ना। हाँ एक जी, कर ही नमस्कार। लिया है, एक बार परिचय शिविर हो जाएगा तो और आपकी स्पष्टता बन जाएगी। हाँ तो जी। आप आते हैं तो स्वागत आपका, है ना। हम आपका इंतजार करेंगे विजय भाई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। तो सभी को फिर, है ना, सभी को नमस्कार। आज आप सबसे फिर विदा लेते हैं, है ना। खूब बढ़िया नमस्कार आप सबसे नमस्कार बात करके और, है ना, चर्चा धन्यवाद भैया। करके नमस्कार, मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो सभी को नमस्ते। नमस्ते और मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, सुनीता दीदी हैं, विशाल भाई, है जी, सभी को नमस्ते। मिलते हैं। नमस्ते दशरथ भाई भी नमस्ते दिख रहे हैं। नमस्ते। नमस्कार नमस्ते। श्री राम भाई, सभी सभी। नमस्ते सुरेंद्र भाई। जी नमस्ते। अब सबका नाम नहीं जी भैया, मैंने तो अभी ध्यान दिया है ना कि काफी खूब बढ़िया। ये सब ठीक है परिवार में? सब ठीक है, ठीक। नमस्ते नमस्ते। जी जी। तो भैया जी विदा लेते नमस्ते। हैं। नमस्ते नमस्ते। ठीक है भैया, नमस्ते। फिर अगले नमस्ते भैया, संडे को मिलेंगे। नमस्ते शीशम भाई। हाँ जी जी, नमस्ते जी। इनका रिकॉर्डिंग रहता है भैया? हेलो हेलो। हाँ भैया, रिकॉर्डिंग रहता है क्या इस? हेलो। हाँ भैया। हेलो सर भी। हाँ, रिकॉर्डिंग रहता है भैया इस सत्र का? रिकॉर्डिंग तो रहता ही है भैया, मंगवा लेंगे। अच्छा अच्छा, तो क्या है कि फिर से रिपीटिशन करना है मानो के, तो बढ़िया है जो भैया जी रख रहे हैं। हाँ, तो बढ़िया रहेगा क्या कि एक दो बार फिर से वो हो जाए ना, तो काफी चीजें जो जो छूट जा रही है वो पकड़ में आ जाए अच्छी तरह से। धन्यवाद भैया।